today's webinar on Valuation Under Legal Lenses, a guide to emerging professional opportunities, organized by Central India Regional Council of ICI. Myself, C.A. Divya Chandra, and I will be moderator of today's session, and I'm really feeling privileged and honored to welcome you all in today's session. Today, in this webinar, we'll explore the intricacies of valuation in the context of legal and regulatory frameworks. Because valuation is just not, it's not just a number game. It's a complex process and it requires a deep understanding of various legal and regulatory requirements. With these words, I would like to extend a warm welcome to our speaker, C.A. Rohit Khandelwalji, who will share his expertise on the topic. I would also extend my special thanks to C. Ankur Kumar Gupta ji, Chairman of CARC, C. Ankush Jain ji, Coordinator of this session, and entire team of CARC for giving me this opportunity and support and guidance. Your leadership and vision are truly appreciated. And with these words, I request Chairman CARC, C. Ankur Kumar Gupta ji, for his welcome address. Thank you, ma'am. Thank you, Diya ma'am. Respected स्पीकर रोहित खंडेलवाल जी, जिन्होंने हमको आज अपना कीमती समय दिया, मेंबर्स के लिए उन्होंने टाइम निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर का। सर, आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हमको समझाएंगे वैल्यूशन की कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे कैसे यूज करते हैं हम इस वैल्यूशन को, तो कहाँ रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कहाँ है, लॉ की रिक्वायरमेंट कहाँ है, एक्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ है। वैल्यूशन बहुत बड़ा एरिया है। वैल्यूशन को हम एज ए शेयर मार्केट की वैल्यू नहीं देख सकते। बहुत जगह ऐसी जगह होती है जहाँ बैलेंस शीट में हमको एसेट्स की, वेल्थ की, बहुत सारी स्कूटनियों में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में हम वैल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। लोगों जो मेंबर्स के एक मन में रहता है कि हम वैल्यूशन का कोर्स कर लें। पहले क्या होता, कुछ टाइम पहले ये वैल्यूशन हमारे सीए प्रोफेशन में सबको अलाउ था, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है सेबी ने, और कहीं ना कहीं ये एक कोर्स डेवलप किया है कि पर्टिकुलर इसका सर्टिफिकेशन जिसके पास होगा वही ये वैल्यूशन कर सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यूशन ऐसे होते हैं जो अपने जनरल मेंबर कर सकते हैं, बट अब हमको आइडिया ही नहीं होता कि कहाँ जनरल मेंबर किस तरह का वैल्यूशन कर सकता है, किस तरह का वैल्यूशन हमको पर्टिकुलर वैल्यूअर जो जिसके पास सर्टिफिकेशन है उससे करवाना होगा। तो इसमें भी बहुत बहुत कंट्रोवर्सी रहती है कि आपस में कि कौन कौन से सर्टिफिकेट किस किस से लेने चाहिए, नहीं लेने, क्या इसका वर्थ है, किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। वेबिनार के माध्यम से हम चाहेंगे, ब्रांचेज में क्या होता है, इस तरह के प्रोग्राम हो जाते हैं। अब बहुत इंटीरियल जो एरिया है अपना, मैं बॉर्डर एरिया मान लो, जहाँ ब्रांचेज नहीं है, जहाँ सीपी स्टडी सर्किल है, वहां तक ये चीजें नॉलेज जाती ही नहीं है, उनसे शेयर होता ही नहीं है। हम कनेक्ट कर रहे हैं उन मेंबर्स को, कोशिश कर रहा हूं मैं सीआईआरसी के माध्यम से कि जहां ब्रांचेज नहीं है उस मेंबर तक मैं पहुंचूं, उस मेंबर तक मैं नॉलेज शेयर, क्या हमारा प्रोफेशन कहाँ जा रहा है और प्रोफेशन में क्या क्या नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ले सकता है, क्या देख सकता है। उन सब चीज माध्यमों के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से मैं जनरल मेंबर तक जो मतलब बोलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ये बोलती है एक कि हमारे हर पिन के ऊपर स्टूडेंट है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे हर पिन के ऊपर जो मेंबर हैं वहां तक नॉलेज शेयर हो। यहाँ तक नहीं, ये नहीं है कि बड़ी ब्रांचेज है वो प्रोग्राम कर रही है, 10 20 25 ब्रांचेज, उनके माध्यम से हम पूरा देश चला रहे हैं, नहीं। हम जहां ब्रांचेज नहीं है उन मेंबर को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं रोहित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो मेंबर इंटीरियर है, जहां पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है अदर प्रोफेशन में, जैसे मैं कहूँ आप वैल्यूशन की बात करते हो, या फिर है ना आईबीसी की बात करते हैं, या फिर है ना नए नए जो सेक्टर डेवलप हुए हैं, फॉरेंसिक ऑडिट की बात करते हैं, वहाँ छोटे एरिया में वो चीजें नहीं होती है। तो आपका वैल्यूशन जो हम आज का टॉपिक ले रहे हैं उसके माध्यम से वो छोटी जगह पे जो मेंबर बैठा है वो कैसे बेनिफिट निकाल सकता है, वो कैसे कनेक्ट कर सकता है, उस चीजों के बारे में भी थोड़ा कोशिश करना, समझाने की, मेंबर से डिस्कशन करने की, जिससे कि हम मेंबर को इस नॉलेज के साथ साथ में अपॉर्चुनिटी का भी बेनिफिट निकाल सके मेंबर। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर वर्ड्स ऑफ विजडम। और मुझे पूरा विश्वास है इस वेबिनार के थ्रू, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव आपने बताया कि ऐसी जहाँ पे हमारे मेंबर्स हैं लेकिन ब्रांचेस नहीं है, उन तक भी नॉलेज शेयरिंग हो कि कैसे वो इस नई अपॉर्चुनिटीज को यूज करके एक नया एरिया, प्रोफेशनल एरिया डेवलप कर सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर स्पीकर, सी ए रोहित खंडेलवाल जी. He is a distinguished commerce graduate and a multi-qualified professional with a strong academic and entrepreneurial background. He is a fellow chartered accountant, associate company secretary, registered valuer, certified independent director, PhD scholar, and an entrepreneur. Professionally, Rohit Sir is co-founder of CoinGabbar.com, India's first marketplace for cryptocurrencies. He's working partner
working part-time Spark and Associates Chartered Accountants LLP. He's a practicing chartered accountant and registered valuer. He's faculty at Nahata Professional Academy, where he has mentored and taught over 13,000 CACS aspirants. He's a regular speaker and thought leader of various financial, valuation, and regulatory topics for both students and professionals. And Sir has also delivered 100 plus seminars at the platform of ICI and ICSI on topics related to finance, valuation, and cryptocurrency. He's also associated with several prestigious incubation centers, including IIT Indore and IIT Mandi as a valuation expert, startup advisor, and mentor. So we once again heartily welcome you, sir, and look forward for your valuable insights on the topic. So over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Divya ma'am. I hope I am audible and visible. Yeah, sir, you're audible and visible. C. Ankur Kumar Gupta, sir, Chairman CIRC. Our own C. Ankush Jain Bhai, our own Central Regional Council member from Indore and Treasurer of the Council and moderator of today's program. So, coordinator of today's program. Sir, मैं सुन रहा था आपकी बात. I'm really glad to know your vision. I'm truly inspired. Definitely, whenever we receive in a day, we receive almost 8 to 10 phone calls from the member of ICAI as well as ICSI with respect to the valuation requirements, with respect to their doubts whether valuation is required or not, and if it is required and how it can be proceed. So apart out of these 8 to 10 calls, around 2 to 3 calls, means 20 to 30 calls we receive from the interior areas, means the member belongs to interior areas also having such type of scope, but they are not actually what we can say, the awareness is low as compared to the branches at higher level. So we'll definitely try to address those type of things. A very good afternoon and good evening to all of you who are listening this session from anywhere in the central region. So as said by Ankur Gupta sir, there are two part of this session. We'll try to cover two aspects. See, valuation की जब भी हम बात करते हैं, there are different aspects of valuation. One is whether valuation is required, if it is required under which law, for which transaction it is required, it can be executed by which type of professional, whether a chartered accountant or merchant banker or company secretary or registered valuer only. And the most important thing is the method of valuation, how it can be derived. So as far as method and practical calculation of valuation is concerned, आज के सेशन में हम ऐसी कोई भी बात करने वाले नहीं है. उसके लिए कभी मौका मिलेगा तो 2-3 घंटे अलग से इस बारे में बात करेंगे कि वैल्यूएशन मेथडोलॉजीज एक्चुअली होती क्या है and how we derive the valuation, especially the most popular DCF method, discounted cash flow. So in today's session, what we are trying to cover, that is valuation requirement under Companies Act as well as under Income Tax Act for various transactions executed by the company or its shareholder or any type of stakeholder. So as suggested by Chairman sir, generally I take Companies Act first and then income tax, but today I would like to cover income tax first and then we'll come to the Companies Act aspect, because in interior area the matter related to income tax act are more concerned, right? So सबसे पहले तो मैं ये भी आपको बता दूं, let me share my screen. मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भी वैल्यूएशन वाली चीजें हैं ना, ये मेजरली गवर्न हो रही है फॉर द कॉर्पोरेट फॉर्म्स, मींस मेजरली फॉर कंपनीज एज वेल एज एलएलपी. और उसमें भी इज माय स्क्रीन विजिबल मैम? मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस, थैंक यू. सो ये सारा वैल्यूएशन का जो मैटर है ना सर, ये मेजरली कंपनीज पर ही एप्लीकेबल होता है. मैंने यहाँ आईबीबीआई वाला भी लिखा हुआ है, सॉरी आईबीसी वाला भी, बट वो आईबीसी अभी हम ट्राई करते हैं, आज कवर हो पाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज पहले मैं फोकस करूंगा कि हम इनकम टैक्स वाले मैटर कवर करें. सो व्हाट कैन बी यू नो द पिकअप टॉपिक्स फ्रॉम टुडेज सेशन, हम क्या लेकर जा सकते हैं घर पर इस डिस्कशन के बाद. सो फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे प्रोविजंस और रूल्स ऐसे हैं जहां प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वैल्यूएशन कर सकते हैं. rightly said by अंकुर सर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंड एस और बहुत सारी जगह जब हम स्पेशली किसी कंपनी पर अगर इंड एस एप्लीकेबल है,
So at every balance sheet date, all type of assets as well as investment are to be brought down at fair value only. So even for the purpose of Ind AS, valuation is required. Majorly under Foreign Exchange Management Act FEMA, apart from the merchant bankers, only practicing chartered accountants are allowed to do the valuation, not even the registered valuer. Next, और जो अभी हम बात कर ही रहे थे कि even if I am not a registered valuer, then what is the concern of my professional duty with respect to the valuation? Definitely to suggest or to advise your client कि यहाँ ये transaction बिना valuation के नहीं हो सकता. Otherwise, regulator or we can say the authorities will not consider your transaction as a valid transaction. And definitely last to become a registered valuer. So even अगर आप चाहें भी कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो मैं आज ट्राई करूंगा समझाने का कि एग्जैक्टली रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन कैसे सकते हैं. दिस प्रोफेशन इज एक्चुअली गवर्न बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBPI. So there are 3 kind of registered valuer which exist. Registered valuer under plant and equipment category, under land and building category. Both the categories are not for us. प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले वो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वाले भी इंजीनियर होते हैं. और जो थर्ड कैटेगरी है दैट बिलोंग्स टू सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल असेट, इस कैटेगरी का रजिस्टर्ड वैल्यूअर वी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज और MBA बन सकते हैं, बट मेजरली इट इज डोमिनेटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑब्वियसली. So in our country we are around 15 to 1600 chartered accountant, 1600 registered valuer. So और उसमें भी practicing मतलब जो actual में practice कर रहे हैं वो amount बहुत कम होगा. So coming to the next part of my discussion, that is Income Tax Act. Under Income Tax Act, what are the various transactions for which you required valuation of your securities, whether it is equity share or preference or debenture, etc. Now, so this is majorly happens for the purpose of equity shares. Now, first transaction जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. ये ट्रांजेक्शन ट्रिगर होगा, ये सेक्शन ट्रिगर होगा जब एक क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर इश्यू कर रही है. So first, it should be closely held company, and then second, it is issuing its equity shares. So, एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर इशू कर रही है. इक्विटी शेयर की एक है फेस वैल्यू, फॉर एग्जांपल इट इज ₹10, और एक होती है फेयर मार्केट वैल्यू. व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू मैं भी डिस्कस करूंगा. सपोज करो ये है ₹110, और अगर कंपनी ये शेयर्स जो ₹10 फेस वैल्यू वाला है, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 110 है, अगर कंपनी इसको ₹200 पर इशू करेगी, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ₹90 would be taxed in the hands of the company as an income. ये ₹90 अदर सोर्सेज की इनकम ट्रीट होगी कंपनी की. और अगर कंपनी ने ऐसे 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो ₹90 लाख कंपनी की इनकम है. 27 लाख का अप्रोक्सीमेट टैक्स इस पर आना है. सो व्हाट इज द टेक अवे पॉइंट? द टेक अवे पॉइंट इज कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन हम हमारी एडवाइस क्या लें कि कोई भी कंपनी अगर वो क्लोजली हेल्ड है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी? जिसमें सारी प्राइवेट कंपनीज आपकी फॉल होने वाली है. जो वाइडली हेल्ड नहीं है, वाइडली हेल्ड कंपनी होती है जो लिस्टेड कंपनी हो, जो सेक्शन 8 कंपनी हो, जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग हो. लाइक दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर वाइडली हेल्ड. और जो वाइडली हेल्ड नहीं है वो क्लोजली हेल्ड है. तो मीन्स आपकी सारी कंपनीज जो भी आप देखते हो रेगुलर लाइफ में वो क्लोजली हेल्ड कंपनीज है. सो हमारा टेक अवे होना चाहिए कि अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर इशू करती है तो डिफरेंस अमाउंट वुड बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. तो एडवाइस ये कि फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू नहीं होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू? फेयर मार्केट वैल्यू किसे कहें इन केस ऑफ, दिस इज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन फेयर मार्केट वैल्यू किसे कहें, तो इन्होंने रूल्स बना रखे. इनकम टैक्स रूल 1962. मैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रूल्स का एक्सपर्ट नहीं हूं. बहुत सारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सेशन सुन रहे हैं वो ज्यादा एक्सपर्ट होंगे मुझसे इनकम टैक्स एक्ट में. मैं एक्सपर्ट वैल्यूएशन का हूं, बट कोइंसिडेंटली मुझे इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट दोनों डिस्कस करने होंगे. सो आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम एक्सपर्ट ऑफ द इनकम टैक्स. मैं केवल वैल्यूएशन का एक्सपर्ट हूं because I practice that part only. So चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता है कि ये 5627B जो है ये बहुत ही ड्रैकोनियन सेक्शन हुआ करता था, और इसी को हम कहते थे एंजल टैक्स का प्रोविजन.
राइट. सो डिफरेंस अमाउंट वुड बी टैक्स. तो डिफरेंस अमाउंट आई नहीं, इसलिए बचने का तरीका क्या है, दैट यू शुड इशू द शेयर्स एट फेयर मार्केट वैल्यू ओनली. नाउ व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू? इट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स. Now, with what is the rule? So, rule is prescribed. जो आप सभी लोग मैं जब भी कॉल्स रिसीव करता हूँ यही बात सुनता हूँ 11 UA. So 11 UA को लेकर भी बहुत सारी मिथ है, भ्रांतियां हैं. हमें लगता है 11 UA एक ही रूल है. 11 UA बहुत बड़ा रूल है और उसके बहुत सारे सब रूल्स हैं और हर एक केस में उस रूल के अलग अलग पार्ट्स एप्लीकेबल होते हैं. ये भी हम आज डिस्कस करेंगे. सो 11 UA पर चलते हैं. और 11 UA क्या कहता है? तो रूल एप्लीकेबल है सर यहाँ 11 UA सब रूल 2 इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स for the purpose of section 56 subsection 2 clause 7b fair market value is prescribed under rule 11 UA 2. अब 11 UA 2 क्या कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के आपके पास दो मेथड्स हैं. पहला मेथड है बुक वैल्यू मेथड और दूसरा मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, पॉपुलरली नोन एज DCF. व्हाट इज बुक वैल्यू मेथड? टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स, बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स. किसी भी असेट की मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या आपके कोई और इन्वेस्टमेंट्स हो. ऑल द असेट्स आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू ओनली और उसमें से माइनस कर दें लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू. तो दिस इज समराइजली A minus L, total of the assets minus outsiders liabilities. When you divide it by number of equity shares, then you will get the book value of per share. ये फेयर मार्केट वैल्यू हो गई सर. अब आप कह रहे हो रोहित यार 200 रुपए पर शेयर इशू करना है. स्टार्टअप की कहानी सुनो. 10 रुपए का शेयर है, वो 10-10 हजार रुपए पर इशू करते हैं. उनकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो डिस्काउंट में आएगी. 8 रुपए वैल्यू चल रही होगी, 7 रुपए चल रही होगी, क्योंकि अक्यूमुलेटेड लॉसेज है. तो कौन इससे वैल्यूएशन करवाएगा? तो डेफिनेटली बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए तो ये मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है. लीगल जरूर है, वैलिड है, बट एप्लीकेबल ही नहीं है. वो कर ही नहीं पाएंगे इसके थ्रू अपने शेयर्स इशू. नाउ सो उन लोगों के लिए अवेलेबल है DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो. नाउ बुक वैल्यू मेथड से कौन कर सकता है वैल्यूएशन? अगर बुक वैल्यू मेथड से आप जा रहे हो तो अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन सर्टिफाई इट. दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस. हमें पता ही नहीं होता है. मेजर प्रॉब्लम क्या है मैम, कि जो मुझे कई बार बुरा भी लगता है और इसको कोई अदरवाइज भी ना ले, मेरा ओपिनियन है, पर ये ओपिनियन फैक्ट्स के थ्रू बना है. मुझे दुख इस बात का होता है कि जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कॉल आते हैं, सीनियर्स के भी कॉल आते हैं, तो दे आर लाइक कि रोहित मर्चेंट बैंकर का वैल्यूएशन करवाना है. मैं उनसे पूछता हूँ सर क्यों करवाना है? उनका आंसर होता है मर्चेंट बैंकर से ही करवाते हैं वैल्यूएशन. मैं बहुत समझाता हूँ, मैं डेली आजकल यही समझा रहा हूँ बहुत दिनों से, पिछले 1 साल से, कि सर मर्चेंट बैंकर्स वैल्यूएशंस आर नो मोर रिक्वायर्ड इन द लॉ. पता ही नहीं है किसी को, सबने मान लिया है बस. और मैं समझाता हूँ सबको कि सर क्यों अपने प्रोफेशन पे कुल्हाड़ी मारे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वैल्यूएशन कर सकते हैं. रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स आल्सो मेजरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. क्यों हम उनका काम खत्म कर रहे हैं? केवल एक प्री कंसीव नोशन है हमारे माइंडसेट में सबके कि मर्चेंट बैंकर्स आर द वैल्यूअर. जबकि सर मैं एक और फैक्ट बता दूं आपके माध्यम से, मर्चेंट बैंकर्स को सेबी वैल्यूएशन का एक्सपर्ट नहीं मानता है. सेबी के यस सर, अभी बहुत सारे लोगों को शॉक लगेगा मेरी ये सब बातें सुनकर, बट मैं दिन भर यही करता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोग किसी और फील्ड के एक्सपर्ट हो, आप लोगों से वहां की चीजें एक्सपेक्ट की जाती है. मैं यहाँ का हूँ इसलिए दिन भर इन चीजों को ध्यान में रखता हूँ. दिसंबर 2024 का सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर, उसमें सेबी क्या लिख रही है सर कि हम मर्चेंट, वी विल नॉट अलाउ द मर्चेंट बैंकर टू एग्जीक्यूट एनी ट्रांजेक्शन विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी. सेबी ये कह रहा है कि फ्यूचर में हम मर्चेंट बैंकर को ऐसा कोई काम नहीं करने देंगे जो सेबी रेगुलेट नहीं करता है. ना वैल्यूएशन इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेबी. तो उस दिसंबर 2024 के कंसल्टेशन पेपर से क्लियर था, क्लियर किया भी था उन्होंने कि अब मर्चेंट बैंकर्स वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी लॉ में लिखा भी हो, बट सेबी विल नॉट अलाउ देम टू एग्जीक्यूट द वैल्यूएशन ट्रांजेक्शन. नाउ व्हाट हैपेंड, शायद मर्चेंट बैंकर लॉबी और उनकी इंडस्ट्री ने रिप्रेजेंटेशन दिया होगा. तो अभी आई होप मार्च या अप्रैल की सेबी की जो नेक्स्ट अभी रिसेंट बोर्ड मीटिंग थी, उसमें रिप्रेजेंटेशन के बाद सेबी ने उस डिसीजन पर अभी थोड़ा सा स्टे, एक तरह से रोक लगाई है. बट नियर फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, कि जो वैल्यूएशन को जानने वाले लोग हैं ना सर, या हमारी कैटेगरी को जो बिलोंग करते हैं, या स्पेशली वो भी लोग जो वैल्यूएशन की चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, दे डोंट कंसीडर मर्चेंट बैंकर्स एज ए एक्सपर्ट ऑफ द वैल्यूअर. ये हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरीज ने मान लिया है कि मर्चेंट बैंकर्स एक्सपर्ट है. मर्चेंट बैंकर्स एक्सपर्ट नहीं है. उनका जो रेगुलेटर है सेबी, वो खुद नहीं मानता उन्हें एक्सपर्ट. तो सबसे पहले हम गलत से भी दूर करें कि मर्चेंट बैंकर्स वैल्यूएशन कर सकते हैं. हम कर सकते हैं, या हमारा कोई भाई जिसने वैल्यूएशन का कोर्स किया होगा, या आप खुद ही कर लें.
आप कर सकते हैं। सो मैं आज वो भी एक मिथ खत्म करूंगा कि मर्चेंट बैंकर का वैल्यूएशन कैसे खत्म ही हो गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो डीसीएफ मेथड क्या है? आप कंपनी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें, फोरकास्टिंग करें। सबने अपने सीए फाइनल में एफएम में ये काम किया हुआ है कि कंपनी का जब हम वैल्यूएशन करते थे तो एक 2 टियर मॉडल लगाते थे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का, जिसमें पहले हम अगले 3-4 साल एक ग्रोथ एक्सपेक्ट करते थे और 5th 6th 7th ईयर से जो भी हमारे होता था हम एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट कंसीडर कर लेते थे और एक फॉर्मूला लगाते थे D1/KE-G। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कहा जाता है, इसे गॉर्डन मॉडल भी कहा जाता है, अगर किसी को सीए फाइनली कुछ चीजें याद आ रही हो तो। सो हम ऑलरेडी ये करते थे। तो प्रिडिक्ट द फ्यूचर, फोरकास्ट कीजिए और उसके बेसिस पर आप फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रेजेंट पर लेकर आइए। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग और इसी मेथड को कहते हैं सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। क्योंकि डीसीएफ मेथड को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया ये समझाने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली डीसीएफ इज। सो डीसीएफ मेथड से क्या होता है ना सर कि आप अपनी मन माफिक वैल्यू कहीं ना कहीं डिराइव कर सकते हो। लाइक आपको चाहिए यार 1000-2000 रुपए मेरे शेयर का वैल्यूएशन है, देन यू कन्विंस द इन्वेस्टर कि भैया मेरे प्रोजेक्शन इतने अच्छे हो सकते हैं, एंड इफ दे आर ओके विद दोस टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस देन आपका वैल्यूएशन डेफिनेटली 10 रुपए के शेयर का 2000 आ सकता है ना, आ सकता है। अब डीसीएफ से करना क्या है? डीसीएफ मेथड से वैल्यूएशन केवल और केवल कर सकते हैं मर्चेंट बैंकर्स। बस यहां पर एक मर्चेंट बैंकर का मेथड, इस मेथड में मर्चेंट बैंकर का नाम लिखा हुआ था इनकम टैक्स रूल्स में कि मर्चेंट बैंकर्स आर ओनली अलाउड टू डू द वैल्यूएशन फ्रॉम डीसीएफ मेथड। नाउ अब सर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात पर आता हूं। 56(2)(7) भी कब एप्लीकेबल हो रहा था? जब एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, आपकी या मेरी कोई भी प्राइवेट कंपनी, जब कोई भी नया शेयर इशू करती थी, मतलब फंडिंग आती थी, तब ये मेथड, तब ये सेक्शन लगता था और इस वजह से हमें फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवानी होती थी। सर 2024 जुलाई में जो बजट आया था सरकार का, नई सरकार बनने के बाद वाला फुल बजट, नॉट इंटरिम बजट, जुलाई 24 में इस सेक्शन को लॉ में से डिलीट कर दिया है। मैंने इसीलिए जानबूझ के, आप बोलोगे यार ये सेक्शन डिस्कस ही क्यों कर रहे थे इतनी देर से, क्योंकि सर उसके पहले के भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं आज की डेट में हमारे सामने। और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि यस, हमें भी पता है इस बात, इस तरह का कोई सेक्शन एग्जिस्ट, इस तरह का कोई सेक्शन हुआ करता था, आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अब तो सर मर्चेंट बैंकर का वैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं है, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट का वैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब आप आज की डेट में एक क्लोजली हेल्ड कंपनी अपना शेयर कितने भी अमाउंट पर इश्यू कर सकती है, वो डिफरेंस अमाउंट को इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। सो स्टॉप मिस गाइडिंग योर क्लाइंट कि भैया प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हो तो वैल्यूएशन करवा लो। मुझे ऐसा लगता है कि सर पूरा देश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक्सपर्ट मानता है इनकम टैक्स का, मैं भी मानता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, और है भी हम एक्सपर्ट, हमारे अलावा कोई और है भी नहीं। फिर हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि हम क्लाइंट को गाइड कर देते हैं कि भैया ये तो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, नया शेयर इशू कर रही है, वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा क्योंकि हमने 5 साल पहले कभी करवाया होगा। सर वो सेक्शन ओमिट हो गया है, डिलीट हो गया है। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से ही खत्म हो गया है, हम तो अभी 25-26 में जी रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 24-25 से ही खत्म हो गया है। सो आपकी कंपनी अब कितने भी रुपए पर शेयर इशू करे, डिफरेंस अमाउंट को इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा। सो मर्चेंट बैंकर का वैल्यूएशन भी खत्म हो गया सर। आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा हुआ करता था किसी समय, आज से 1-1.5 साल पहले, कि भैया नए शेयर इशू कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन करवा दो। नाउ नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता होगा इंटीरियर्स में, आपकी कंपनी में भले ही फंडिंग नहीं आ रही है सर, लेकिन रेगुलरली आपके शेयर्स ट्रांसफर जरूर होते हैं। एंड व्हाट प्रैक्टिस आई ऑब्जर्व्ड कि लोग क्या करते हैं, कोई भी शेयर ट्रांसफर करवाना है, मर्जी पड़े उस डेट पे ट्रांसफर दिखा देते हैं क्योंकि आरओसी में तो कोई पेपर फाइल होगा नहीं, मर्जी पड़े उस डेट पर शेयर ट्रांसफर डीड साइन करवा देते हैं। ये तक नहीं नोटिस करते कि ट्रांजेक्शन करवा तो दे बैंक में, पैसे तो डलवा दें ट्रांसफर के अकाउंट में ट्रांसफर से, वो भी नहीं देखते। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जहां आप अपनी अपॉर्चुनिटी खत्म कर रहे हो कि आप 10 रुपए पर फेस वैल्यू पर शेयर ट्रांसफर कर देते हो। सर इतना तो सोचो कि किसने कहा आपसे कि फेस वैल्यू पे शेयर ट्रांसफर हो जाएगा? क्या आपको लगता है एक इन्वेस्टर, एक लॉजिकल बात करें सर, आपने एक कंपनी में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, एक नॉर्मल कंपनी थी, आप और आपके फ्रेंड ने बनाई थी 5 साल पहले एक कंपनी, 1-1 लाख रुपए आप दोनों ने लगाए, 10 रुपए फेस वैल्यू पर आपने शेयर खरीदा था। सर सीरियसली वो शेयर आज आप मुझे 10 रुपए में दे दोगे? तो आप हंसते हुए आंसर दोगे ऑब्वियसली नो, नहीं। तो फिर आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो?
मतलब लॉ मेकर को क्लियर आप अथॉरिटीज को बता रहे हो ना गलत अमाउंट पे ट्रांसफर। आरओसी को कोई मैटर नहीं है सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रांसफर आप कितने अमाउंट पर कर रहे हो इस पर आरओसी को कोई कंसर्न नहीं है। कंपनीज एक्ट इज साइलेंट, और ना ही आपको ट्रांसफर के कोई डॉक्यूमेंट आरओसी को कभी फाइल करने होते हैं। केवल आपको एनुअल रिटर्न में अपनी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग का पैटर्न, लेटेस्ट शेयर होल्डर की लिस्ट सबमिट करनी होती है। So as far as Companies Act is concerned, that is silent about the transfer. But as far as income tax is concerned, they are not silent because उनका तो रेवेन्यू का मैटर है। आपने 10 रुपए का शेयर एक्चुअल में 200-300 रुपए में ट्रांसफर किया होगा किसी नए इन्वेस्टर को, और आप बुक्स में दिखा रहे हो कि 10 रुपए में ट्रांसफर हो गया, तो कैपिटल गेन वाला टैक्स कहीं ना कहीं खत्म हो गया सरकार का। दैट इज द रीजन ये प्रोविजन एग्जिस्ट करता है लॉ में। प्रोविजन ये एग्जिस्ट करता है कि अगर एक कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं और वो शेयर्स हैं अनकोटेड, मींस अनलिस्टेड, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स तो ट्रांसफर हो जाएंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो मार्केट में चल रही होगी उस हिसाब से, तो वहां हमें प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है जब शेयर्स अनकोटेड है, अनलिस्टेड है। हियर कम्स इनटू द पिक्चर सेक्शन 50 सी है, कैपिटल सी है। ये कहता है कोई भी शेयर अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर ट्रांसफर किया, सो फेयर मार्केट वैल्यू को ही कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो आप भले ही दिखा दो सर, आप भले ही दिखा दो दैट यू हैव ट्रांसफर्ड द शेयर एट ₹10 only, for the calculation of capital gain for the transferor, income tax will consider the fair market value as a full value of consideration. आप भले ही मत दिखाओ सर, वो तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां 10 की जगह फेयर मार्केट वैल्यू रखेंगे। अब आपका एक बहुत ऑब्वियस डाउट होगा, फेयर मार्केट वैल्यू मतलब क्या? तो सर सबसे पहले वापस लाइन रिपीट कर देता हूं कि हमें टेक अवे क्या लेना है, किसी भी कंपनी के शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर ट्रांसफर नहीं करवाने हैं सर। कौन मना कर रहा है? मना कोई नहीं कर रहा, पर इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि हम फेयर मार्केट वैल्यू की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। नाउ हाउ टू डिटरमाइन द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? अगेन हमारे फेवरेट मर्चेंट बैंकर्स का वैल्यूएशन यहाँ भी रिक्वायर्ड नहीं है। किसका वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है? सर पहले तो मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि यहाँ के लिए फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। तो अगेन 11 यूए की शरण में चलते हैं, और यहाँ 11 यूए 2 एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ है 11 यूए 1CB। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि 11 यूए इज नॉट द ओनली रूल, 11 यूए के बहुत सारे सब रूल है। 11 यूए के जो सब रूल है उन सब रूल पर चलते हैं। नाउ दिस रूल इज 11 यूए 1CB। 11 यूए 1CB पर आते हैं सर, और 11 यूए 1CB क्या एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ सेक्शन 50 CA। फॉर द सेक ऑफ सेक्शन 50 CA, फेयर मार्केट वैल्यू इज प्रोवाइडेड अंडर रूल 11 यूए 1CB। व्हाट इज 11 यूए 1CB? 11 यूए 1CB कहता है कि यहाँ कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है DCF VCF, यहाँ वैल्यूएशन का सब उन्होंने एक फॉर्मूला ही दिया हुआ है, यही फेयर मार्केट वैल्यू है। एंड द फॉर्मूला इज क्वाइट स्ट्रेंज, इट्स नॉट सिंपली A minus L, it is A plus B plus C plus D minus L। ये क्या है सर? ये कह रहा है, ये बहुत जबरदस्त लोग हैं सर इनकम टैक्स वाले, मुझसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हो इन लोगों को, रेवेन्यू कंसर्न है इनको। जब कंपनी शेयर इशू करने जा रही थी ना 5627B में, जो कि आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वहां इन्होंने बुक वैल्यू निकलवाई असेट माइनस लाइबिलिटी करके, ताकि असेट की बुक वैल्यू कंसीडर हो जाए, ताकि फेयर वैल्यू कम आए, ताकि डिफरेंस अमाउंट ज्यादा आए और टैक्स ज्यादा मिले। अब जब बात चल रही ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर के केस में जितनी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा निकलेगी उतना कैपिटल गेन ज्यादा आएगा, उतना टैक्स ज्यादा आएगा। इसलिए अभी किस चीज के पीछे पड़ गए? इनको फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा निकलवानी है। तो क्या करेंगे, जितनी भी चीजें फेयर वैल्यू पर आ सकती है उन सबको फेयर वैल्यू पर लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू। सो देयर आर 3 थिंग्स व्हिच फॉल अंडर दिस कैटेगरी। पॉइंट नंबर B, C और D में जो लिखा है, ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क को फेयर वैल्यू पर लेना है, शेयर्स और सिक्योरिटीज को भी फेयर वैल्यू पे लेना है। मतलब सर, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, अगर कंपनी की बैलेंस शीट में ज्वेलरी है, अगर कंपनी की बैलेंस शीट में किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी है, तो अभी जो लास्ट मैंने 11 यूए 2 बताया था, अगर वहां चलते तो वैल्यूएशन कैसे होता? सबकी बुक वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज। लेकिन यहाँ क्या होगा सर, इन तीनों के अलावा सबकी लेनी है बुक वैल्यू, और इन तीनों की लेनी होगी मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू, आज जो गोल्ड का रेट चल रहा है ट्रांसफर वाले दिन। शेयर्स और सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू, सर रोहित ये कहां से निकालोगे? सर आपकी कंपनी में किसने इन्वेस्ट कर रखा है? कहां इन्वेस्ट कर रखा है आपकी कंपनी ने? बोले रोहित मेरी कंपनी ने एक और इनकी ही किसी ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
सर वो ग्रुप कंपनी अनलिस्टेड है क्या? बोले हाँ। तो बोले सर उस ग्रुप कंपनी का वैल्यूएशन करवाओ, उस ग्रुप कंपनी का वैल्यूएशन निकलवाओ सर। बोले रोहित एक कंपनी का काम दिया था तुमको, तुम 4 कंपनी के काम निकाल कर ले गए यहाँ से, क्या करें सर? रूल ही ऐसा है। अगर सर इस ग्रुप कंपनी ने, इस कंपनी ने इसकी 3 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर वो कंपनियां लिस्टेड है तो मैं उन लिस्टेड कंपनी की मार्केट वैल्यू ले लूंगा, और अगर ये कंपनी लिस्टेड नहीं है सर तो उन कंपनीज की भी सिक्योरिटीज का पहले वैल्यूएशन होगा और वो यहां कंसिडर करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो शेयर्स और सिक्योरिटीज की फेयर मार्केट वैल्यू। नाउ ई मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाओगे क्या रोहित? नहीं सर, लॉ में लिखा हुआ है ई मूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टीज, सॉरी, जिसको सर हम जैसे एमपी में तो गाइडलाइन वैल्यू कहते हैं। सो जिस वैल्यू पर आपकी रजिस्ट्री होनी है, जिससे कम पर आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ कंसिडर करनी होगी। ई मूवेबल प्रॉपर्टी में 2 ही प्रॉपर्टी काउंट होंगी सर, लैंड और बिल्डिंग, बस दैट्स इट। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो सर, ये आपकी शेयर्स की फेयर वैल्यू है फॉर द सेक ऑफ 50CA अंडर रूल 11 UA1CB, और इससे कम पर आप ट्रांसफर मत करो सर अपने अनलिस्टेड शेयर्स। मूविंग फॉरवर्ड, ये वैल्यूएशन करवाना किससे है सर? किसी से भी नहीं करवाना, कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। आपकी कंपनी का बोर्ड अपने लेटर हेड पर ये लिखकर सर्टिफाई कर दे तो भी चलेगा, और अच्छा करना है सर तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ही वैल्यूएशन कर दो। हमें पता ही नहीं है, हम मर्चेंट बैंकर की तरफ भागते हैं, हम ही कर सकते हैं सर। आप कर दो सर इन द कैपेसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका वैल्यूएशन कर दो, इस पर ये ट्रांसफर कर सकता है। और अगर आपको डर है कि यार ये डिस्प्यूट हो सकते हैं इस केस में, किसी दिन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस ना हो जाए, किसी दिन इनके झगड़े ना हो जाए, तो सर बेटर है फॉर द सेफर साइड फिर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवा दो। अदरवाइज इवन आप भी मत करो, आप बोर्ड से सर्टिफाई करवा के रखवा लो, वो भी चलेगा। यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रोहित बैलेंस शीट कब की उठानी है? सर ट्रांसफर कब कर रहे हो? उसी दिन की बैलेंस शीट चाहिए। कैसी बात कर रहे हो भैया? मैं ट्रांसफर कर रहा हूं आज, है ना, आज की बैलेंस शीट चाहिए सर? आइडियली तो आज की चाहिए, लॉ में ऐसा ही लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, वो भी लॉ तो कह रहा है ऑडिटेड बैलेंस शीट। अब उसके तरीके क्या है मैं आपको बताता हूँ सर। अगर आपके पास 31 मार्च 25 को ट्रांसफर करना है सर आपको, तो 31 मार्च 25 की ऑडिटेड बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो। ऑडिटेड नहीं कर सकते हो तो सर उस दिन की अनऑडिटेड बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो, वो भी काम हो जाएगा। बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए बस। तो इवन सर कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अनलिस्टेड है, वो इवन ऐसा होता है कि वो 18 जून को शेयर ट्रांसफर रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बैक डेटिंग कुछ भी नहीं होती है, एक्चुअल में मीटिंग्स होती है सारी। तो 18 जून को अगर करते हैं ना सर, तो हम 18 जून की बैलेंस शीट ड्रॉ करवाते हैं, सेल अब तक की पूरी रिकॉर्ड करवा ले, जीएसटी रिकनसाइल करवा ले, बैंक स्टेटमेंट रिकनसाइल करवा ले। हम सर उनकी 18 जून की भी बैलेंस शीट ड्रॉ करवाते हैं, उसके बेसिस पर वैल्यूएशन करते हैं। और अगर तो सर 3 मतलब बेसिकली क्या है, ऑडिटेड हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो अनऑडिटेड, बट एटलीस्ट उस डेट की बैलेंस शीट आपके पास होनी चाहिए, उसके बेसिस पर आप वैल्यूएशन करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ डाउट्स आ सकते हैं स्टिल। ओके, बट क्लाइंट विल पे फॉर वन असाइनमेंट ओनली, नॉट फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं ऐसा हो सकता है आप बोल रहे हो ऐसा कि क्लाइंट ऐसा कहेगा, पर मैडम मैं नहीं करूंगा वो काम, राइट। मैं तो अभी मैडम एक कंपनी का वैल्यूएशन करके बैठा हूं, उस कंपनी ने 4 और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, तो हमने टोटल 5 वैल्यूएशन किए हैं, और मैंने 5 कंपनियों की रिपोर्ट दी है। पहले 4 कंपनी की रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को अक्यूमुलेट किया 5वीं रिपोर्ट में। मैंने 5 की ही फीस ली है मैम, और मैं मानता हूँ आप क्लाइंट का कंसर्न कह रहे हैं, बट अगर क्लाइंट को ये रूल फॉलो करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो नहीं करूंगा वो काम, राइट। अब हमारे ही कोई प्रोफेशनल कुलीग ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो उसका एक अलग से सेपरेट सेशन हो सकता है एथिक्स और उन चीजों पर। मेरी उम्र भी शायद बहुत कम है उन सब बारे में बोलने के लिए, बट हम तो मैडम यही करते हैं, और क्लाइंट को हमें समझाना ही पड़ेगा। नहीं समझ रहा है तो ठीक है, फिर वो किसी और से करवा ले, बट मैं आपको बता रहा हूँ होना यही चाहिए, और हम करते हैं। वी रेगुलरली डू दिस एक्सरसाइज। नाउ यही 2 बड़े बड़े मैटर्स हैं जो, चूंकि चेयरमैन सर ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां तक ये बातें पहुंच ही नहीं पाती, सो बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट द इंटीरियर एरिया, इसीलिए मैंने पहले वो ट्रांजेक्शन कवर किए।
जो सबसे ज्यादा होते हैं किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स, उसके केस में तो मैंने कंक्लूड कर दिया कि आज के डेट में कोई भी डिसीजन रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट इवन फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर। और इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, valuation is not as such required, but it should be at fair value, and anybody can certify this fair value, whether it can be board or chartered accountant or best can be the registered valuer. Now, the next matter is any rule for transferring 0% OFCD? Now, sir, OFCD actually है क्या? हम भी सर इंडेस सब समझते हैं, इंडेस नहीं भी ऐड करें सर तो हम सर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को हमेशा हमने ट्रीट किया है इक्विटी, क्वाजी इक्विटी ट्रीट करते हैं सर इनको। कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, इन सबको सर हम इक्विटी ही ट्रीट करते हैं। और इवन अगर आपको कन्वर्टिबल डिबेंचर सर इशू भी करने हैं ना कंपनीज एक्ट के पर्पज से भी, तो भी हम शेयर्स का ही वैल्यूएशन करते हैं। तो इन दैट केस वैल्यूएशन शुड बी ऑफ द शेयर, और जिस रेशियो में कन्वर्जन रेशियो है, फॉर एग्जांपल सर 10 डिबेंचर इक्वल टू 1 इक्विटी शेयर। सो अगर कोई पर्सन लाइक OFCD ट्रांसफर कर रहा है और एक शेयर की वैल्यू आ गई 500 रुपए, सो एक OFCD का वैल्यूएशन है 50 रुपए, राइट। सो इन वैल्यूएशन हम कन्वर्टिबल डेट, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस को इक्विटी ही ट्रीट करते हैं सर, क्योंकि उनका खुद का कोई वैल्यूएशन होता नहीं है। सो इन दैट केस मैं वही करने वाला हूं, इक्विटी का वैल्यूएशन करूंगा और प्रोपोर्शनेटली उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे कई बार आपके डाउट्स नहीं दिख रहे हैं, सो इफ यू अलाउ मी तो हम पूरा डेलिब्रेशन होने के बाद एक साथ सारे डाउट्स भी ले सकते हैं। सो ये ईज होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो एक काम आप कर सकते हैं, जस्ट डू मी अ फेवर कि आपके डाउट्स अपने पास लिख लें, हम आप प्लीज फायर करना सारे डाउट्स लास्ट में, तो हम एक साथ ले लेंगे ना। अब एक जबरदस्त डाउट आता है सीनियर्स की तरफ से कि रोहित तुम ये गलत बोलते हो कि इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स 1 अप्रैल 2024 से कोई वैल्यूएशन नहीं करवाना एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न। तो कई सीनियर्स कहते हैं कि रोहित फिर भी हम वैल्यूएशन करवाएंगे। मैंने बोला सर क्यों करवाओगे? बोले क्योंकि हम ना कंपनी का नहीं, तुमने तो कंपनी का बोल दिया कि कितने पर भी इशू करो कंपनी को टैक्स नहीं लगेगा, डिफरेंस अमाउंट इनकम नहीं माना जाएगा। बोले रोहित वी आर कंसर्न अबाउट द इन्वेस्टर। तो क्या कंसर्न है इन्वेस्टर का? कहते रोहित 56(2)(10) पढ़ो। मैंने बोला पढ़ लिया सर। क्या लिखा है 56(2)(10) में? कि अगर किसी पर्सन को एक कंपनी का शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से कम में मिल जाए तो डिफरेंस अमाउंट उसके हाथ में इनकम है। तो कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऐसा कहना होता है कि सुनो रोहित, फेस वैल्यू 10 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू 1000। अब अगर कंपनी इसको कल से इश्यू कर दे 600 रुपए पर, तो कंपनी को तो कोई टैक्स नहीं लग रहा, मान लिया, पर इसको तो कल से तुम गिफ्ट कह दोगे, कहते 400 रुपए गिफ्ट है, 400 रुपए कम में शेयर मिला। इफ यू रिसीव एनी सिक्योरिटी बिलो देन इट्स फेयर वैल्यू तो डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल। 56(2)(10) यही कहता है। एग्रीड। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं कि भैया हमें तो शेयर का वैल्यूएशन करवाना है, सो दैट हम ये प्रूव कर पाए कि हमारी वैल्यू ही इतनी है, 600 ही वैल्यू और 600 पर ही इसने खरीदा, इसलिए कोई अमाउंट टैक्स नहीं होगा एज ए गिफ्ट। गिफ्ट ऐसा डेफिनेटली है अदर सोर्सेज में, बिल्कुल सर। पर सर ये सेक्शन केवल शेयर के ट्रांसफर पर एप्लीकेबल होता है, शेयर के इश्यू पर ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वो आ जाता है कि रोहित इसमें ऐसा कहां लिखा है? सर इसमें ऐसा लिखा है बायर और सेलर, और ट्रांसफर लिखा है। सर ट्रांसफर केवल एग्जिस्टिंग शेयर का ही हो सकता है, नए शेयर का ट्रांसफर नहीं होता, नया शेयर इश्यू होता है। तो लोग कहते हैं कि रोहित तुम इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, गलत भी तो हो सकता है। तो सर अब फाइनली मैं ब्रह्मास्त्र फेंकता हूं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक हाई कोर्ट की रूलिंग है, डिसीजन है एक हाई कोर्ट का, कि इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल एंड लॉजिक इज सेम, इट इज नॉट ट्रांसफर, इट इज जस्ट इश्यू। ये एग्जिस्टिंग शेयर का ट्रांसफर नहीं होना, नया शेयर का इश्यू हो रहा है, इसलिए सर बिंदास रहो। आज की डेट में शेयर के इश्यू करने पर इनकम टैक्स एक्ट के पर्पज से ना तो कंपनी को कोई टैक्स लग सकता है, ना इन्वेस्टर को कोई टैक्स लग सकता है। ट्रांसफर के केस में आप बिल्कुल टेंशन लें, ट्रांसफर फेयर मार्केट वैल्यू पर करो,
फेयर वैल्यू से कम पर ट्रांसफर करोगे तो इस गरीब के लिए तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू को ही माना जाएगा, लेकिन बायर के लिए डिफरेंस अमाउंट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए इफ वी जॉइंटली रीड बोथ द सेक्शन 50C एंड 56(2)(10 तो बायर एज वेल एज सेलर दोनों के लिए अच्छा है कि शेयर फेयर मार्केट वैल्यू पर ट्रांसफर हो, सो दैट ना तो इसको ज्यादा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा कैलकुलेट करना हो, ना इसको डिफरेंस अमाउंट पर कोई टैक्स लगे। आई होप आई एम क्लियर। लेकिन फिर वही बात, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स 56(2)(10 इज नॉट एप्लीकेबल। ये दो ही मेजर प्रोविजंस हैं सर इनकम टैक्स एक्ट में जहां वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, और दोनों ही जगह मर्चेंट बैंकर का आज के डेट में कोई रोल नहीं है। नाउ कमिंग टू द मेजर पार्ट, चूंकि अगेन इनकम टैक्स के हम एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम कंपनीज एक्ट को कई बार विद ड्यू रिस्पेक्ट ओवरराइड कर जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं कि क्या पता यहाँ किसी भी वैल्यू पर शेयर ट्रांसफर कर लो, किसी भी वैल्यू पर कोई भी नया शेयर इशू कर दो। तो सर अभी एक और एक्ट बाकी है, दैट इज कंपनीज एक्ट। केवल इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट इन द पिक्चर, यहाँ ड्यूअल रोल प्ले हो रहे हैं, कंपनीज एक्ट भी रोल प्ले करेगा सर यहाँ पर। सो चलिए सर आते हैं, सबसे पहले तो सर हमारा प्रादुर्भाव कहां से हुआ है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स आए कहां से हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 247। सर सबसे पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर यही लिखा था, सेक्शन 247 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या लिखा है इस एक्ट में? लिखा है कि अगर कंपनीज एक्ट के पर्पस से कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटीज, गुडविल, इवन नेटवर्थ का वैल्यूएशन करवाना है, इवन लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करवाना है, अगर कंपनीज एक्ट कल से कहीं भी कह दे कि यहां वैल्यूएशन करवाना है, सो वो वैल्यूएशन सेक्शन 247 कह रहा है कि केवल और केवल एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर कर सकता है। दिस इज द सेक्शन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। 247 ने कहा था कि कंपनी की किसी भी चीज का वैल्यूएशन अगर कंपनी से करने को कह रहा है, इट कैन बी डन बाय ओनली रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और फिर वो तो आईबीपीआई के रूल बने, कंपनी रूल्स भी बने वैल्यूअर के लिए, वहां उन्होंने बताया 3 कैटेगरी के वैल्यूअर्स होंगे। जैसे आपको डाउट आ गया होगा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन तुम कैसे करोगे, तो वो तो मैंने सर स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था, नॉट एलिजिबल टू वैल्यू द प्रॉपर्टी, उसके लिए अलग कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन यस, डेटर हुए, राइट, स्टॉक्स हुआ, स्टॉक अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, प्लांट इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर स्टॉक हुआ नॉर्मल, डेटर हुए, डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स हुए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हुई, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनके वैल्यूएशन सर हम ही करते हैं, एसएफए कैटेगरी वाली सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स। नाउ हु अपॉइंट्स द रजिस्टर्ड वैल्यूअर? ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जब कभी भी आप कंपनीज एक्ट के पर्पस से वैल्यूएशन करवाओ तो हमको बहुत हाथ जोड़ने पड़ते हैं मेंबर्स के कि सर बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन दे दो, उसके बिना हम वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। तो बहुत बहुत रिजिडनेस होती है कि बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन क्यों चाहिए, मैं इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर आपको अपॉइंट कर देता हूँ, मुझसे एंगेजमेंट लेटर साइन करवा दो। सर मैं कुछ नहीं कर सकता, सेक्शन 247 कह रहा है कि कौन अपॉइंट कर सकता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर को वैल्यूएशन के लिए, तो सबसे पहले वो कहते हैं ऑडिट कमेटी। आप जानते हो सब बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी, सबको ऑडिट कमेटी अपने अपॉइंट करनी पड़ती है। So in case audit committee is there, it can be appointed only by the audit committee, and if audit committee is not there in the company, then the valuer can be appointed only by the board of directors. इसलिए सर हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग बुलवाओ, बोर्ड मीटिंग का हमें सीटीसी प्रोवाइड कराओ, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। वहां मैं देखूंगा ना सर, तभी मानूंगा कि मुझे बोर्ड ने अपॉइंट किया है, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता वैल्यूएशन। ना स्टार्ट करते हैं, कंपनीज एक्ट में कहां कहां लिखा है कि वैल्यूएशन करवाना है, कहां कहां कंपनीज एक्ट के पर्पस से वैल्यूएशंस होते हैं। Give me 1 minute. I just want to refer the new presentation for this. मैंने उसमें कुछ amendments किए थे। No worries. मैं चेयरमैन सर को मेरा नया प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा, सो वो सर्कुलेट कर दें सबको, मेरा जो भी ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है।
इसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में भी चेयरमैन सर को शेयर कर दूंगा सो दैट आप तक वो पहुंच जाए। सो सबसे पहले बात करते हैं इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। यू नो वेरी वेल कि स्वेट इक्विटी शेयर हम तब इशू करते हैं जब कोई कंपनी को किसी एम्प्लॉय या किसी डायरेक्टर ने कोई वैल्यू एडिशन करके दिया। लाइक एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी और वहां कोई नई टेबलेट डेवलप कर दी कंपनी के एम्प्लॉयज ने, आर&डी डिपार्टमेंट वालों ने। सो कंपनी अब उन्हें रिवॉर्ड देती है। अब रिवॉर्ड के फॉर्म में कंपनी पैसे देने की जगह अगर उन्हें इक्विटी शेयर दे दे तो यही हम कहते हैं, उसी को कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। इट इज नॉट लाइक टू ईसॉप। ईसॉप एक अलग कहानी है, हम अभी केवल स्वेट की बात कर रहे हैं जो कंपनी रिवॉर्ड के फॉर्म में देना चाहती है। द इंटेंशन इज टू प्रोवाइड द रिवॉर्ड। ईसॉप का इंटेंशन होता है टू रिटेन द एम्प्लॉइज। सो स्वेट इक्विटी शेयर इज द ओनली एक्सेप्शन इन द कंपनीज एक्ट जहां कहा हुआ है कि कंपनी डिस्काउंट पर भी शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज कंपनी कोई भी अपनी सिक्योरिटी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। सो स्वेट इक्विटी शेयर के केस में होना क्या है कि कंपनी को एक वैल्यू एडिशन क्रिएट हुआ। लाइक कंपनी ने एक नई दवाई क्रिएट कर ली, एक नई मेडिसिन क्रिएट हो गई, और अब कंपनी उसके बाद कंपनी क्या करेगी सर, उस मेडिसिन का पेटेंट रजिस्टर करवाएगी। सभी जानते हो 20 साल के लिए, सो दैट कंपनी को मोनोपोली मिले वो मेडिसिन बनाने की। अब होना क्या है, बदले में कंपनी अपने शेयर होल्डर अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करेगी। द क्वेश्चन इज कितने के शेयर इशू करें। द क्वेश्चन इज कितने का रिवॉर्ड दें। द आंसर इज कितने का वैल्यू एडिशन क्रिएट हुआ है। तो सर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेटेंट का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पेटेंट। मुझे सर सबसे पहले ना इस वैल्यू एडिशन का वैल्यूएशन करना है। यस, सो वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो भी क्रिएट हुआ है इनके इंटेलेक्चुअल काम की वजह से, मुझे उसका वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज कौन करेगा सर, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअरी करेंगे। अच्छा सर, जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ना मैं यहाँ के बाद, ये पूरे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है। यहाँ मर्चेंट बैंकर का तो कोई रोल हो ही नहीं सकता। केवल कंपनीज एक्ट में केवल रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स आर द ओनली वैल्यूअर्स। कोई मर्चेंट बैंकर नाम नहीं है वैल्यूएशन के लिए। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी हम ही करेंगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और हमारी कैटेगरी वाले लोग, एसएफए कैटेगरी वाले लोग। तो अब डाउट आता है जबरदस्त, यार रोज पेटेंट का तुम कैसे वैल्यूएशन कर दोगे। सर पढ़ाया जाता है हमें, जब हम वैल्यूएशन का कोर्स करते हैं पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से मेथड से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को वैल्यू कर सकते हैं। जैसे सर एक बहुत बेसिक मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, विद और विदाउट मेथड। तो जहां हम ना अगले 20 साल के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि अगर 20 साल के, इसलिए क्योंकि पेटेंट 20 साल तक रहता है, 20 साल के मैं प्रोजेक्शंस ड्रॉ करके क्या इवेल्युएट करूंगा कि अगर पेटेंट नहीं होता तो मेरी कंपनी का क्या रेवेन्यू होता और क्या प्रॉफिट होता। दिस इज विदाउट द पेटेंट। एक ड्रॉ करूंगा 20 साल के प्रोजेक्शन विद पेटेंट कि अगर पेटेंट है तो कंपनी की सेल कितनी और कंपनी का प्रॉफिट कितना। जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वही अगले 20 साल तक मुझे इस पेटेंट की वजह से मिलना है। बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट मैं उन फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रेजेंट पर लाऊंगा और यही मेरे पेटेंट का वैल्यूएशन होने वाला है। यही मेरे पेटेंट का वैल्यूएशन होने वाला है। सो सबसे पहले सर वैल्यूएशन होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। अब सर सपोज करो पेटेंट का वैल्यूएशन आया 2 करोड़ रुपए। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि शेयर कितने इशू होंगे इन एम्प्लॉइज को। 2 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड देना है सर हमें, पेटेंट का वैल्यूएशन हो गया। अब सर दूसरा वैल्यूएशन होगा कि एक शेयर कितने का। इसलिए सर एक और वैल्यूएशन किसका होने वाला है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर का। और अगर वो शेयर 100 रुपए का आया तो सर इसका मतलब आपको 2 लाख शेयर एम्प्लॉइज को आप फ्री में इशू कर दो। पर जब आप इशू करने जाओगे, इशू के पेपर सबमिट करोगे आरओसी को, तब आरओसी 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट मांगेगा सर, वैल्यूएशन ऑफ आईपी एंड वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। दैट्स इट। आज की डेट में फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स वैल्यूएशन फ्रॉम मर्चेंट बैंकर इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई जरूरत नहीं है, वो 5627B के वजह से अब कोई मतलब नहीं है सर किसी भी चीज का यहाँ वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर से करवाने से। तो ये लाइन भी डिलीटेड है, मेरे नेक्स्ट जो मैं अपडेटेड आपको दूंगा उसमें मिलेगी भी नहीं। चलिए कमिंग मूविंग फॉरवर्ड, ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है सर, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन यही होंगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आई होप सभी के पास नई नई कंपनियां हैं, क्लाइंट सभी के पास स्टार्टअप्स हैं और सबसे ज्यादा वहां फंडिंग आती है। और चाहे सर वो फंडिंग इक्विटी के फॉर्म में आ रही हो,
फंडिंग के बदले में, चाहे आप डिबेंचर इशू कर रहे हो या प्रेफरेंस, चाहे कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस, वैल्यूएशन इज कंपलसरी इफ इट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट अगर सर हो रहा है सेक्शन 42, उसी के लिए एक और सेक्शन होता है ब्रॉडर टर्म में, सेक्शन 62, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। सो अगर आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो किसी भी सिक्योरिटी का, इसलिए मैं पहले सिक्योरिटीज भी एक्सप्लेन कर देता हूं, चाहे इक्विटी शेयर हो, सॉरी, या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हो। तो चाहे इक्विटी हो या कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, कन्वर्टिबल मींस चाहे कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस, कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर, ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस, ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर, चाहे इट इज ऑप्शनली और इट इज कंपलसरी कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, इफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज हैपनिंग तो आपको सर वैल्यूएशन करवाना कंपलसरी है। नाउ सो पहले पॉइंट को मैंने कवर कर लिया सर, किसी भी टाइप की सिक्योरिटी का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करोगे वैल्यूएशन करवाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सर एक बात और डिस्कस कर लेते हैं हम। कंपनीज एक्ट में ना सर आज की डेट में ऐसा है कि जब भी नई सिक्योरिटी इशू करोगे आपको वैल्यूएशन करवाना है, लेकिन राइट इशू के केस में वैल्यूएशन नहीं करवाना। राइट इशू आप कितने भी वैल्यू पर कर लो, कोई वैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो सर लोग क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट को, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को राइट इशू का कलर देने की कोशिश करते हैं। राइट इशू क्या होता है वो भूल जाते हैं। तो सर राइट इशू की 2 कंडीशन है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू क्या होता है, जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में शेयर इशू करते हैं, तब हम कहते हैं सर उसे राइट इशू। और हम क्या करते हैं बचने के लिए कि उस बंदे को ना बैक डेट से शेयर ट्रांसफर करके शेयर होल्डर बना लेते हैं, और फिर डिसप्रपोर्शनेटली किसी को भी कितने भी शेयर इशू किए जा रहे हैं राइट इशू के नाम पर, कहते हैं वैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं है। सर ये राइट इशू हुआ ही नहीं। राइट इशू की कंडीशन है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आप आधा ही पढ़ते हो उसमें, सेकंड ये भी उनको प्रोपोर्शनेटली इशू होना चाहिए। सो अगर आप शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू कर रहे हो सर, लेकिन डिसप्रपोर्शनेटली कर रहे हो, सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट राइट इशू, इट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। बट इफ इट इज राइट इशू, सर मैं उसका भी तरीका बता देता हूं। आपको वैल्यूएशन नहीं करवाना, उसके बचने का तरीका बताता हूं। आप उस बंदे को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बना लो, 2, 5, 10 शेयर इशू करके, ट्रांसफर करके, सॉरी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से उसको 10 शेयर ट्रांसफर करवा दो, अब वो बन गया शेयर होल्डर। अब आप इनके जो शेयर होल्डिंग है उस प्रपोर्शन में राइट ऑफर करो, लेकिन आपका कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इसको छोड़कर कोई भी शेयर होल्डर राइट एक्सरसाइज ना करे, और सारे शेयर होल्डर राइट इसको रिनाउंस कर दें, तो भी ये मान लिया जाएगा कि राइट इशू ही था। ऑल राइट। लेकिन सर हाँ, इस केस में बिल्कुल आप छोड़ दो कि वैल्यूएशन नहीं करवाना। लेकिन सर मैंने पहले लिख तो दिया राइट इशू वैल्यूएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ डिक्लाइंड राइट के केस में क्या होगा, रिनंसिएशन के केस में क्या होगा? सर रिनंसिएशन के केस में रिकमेंडेड ड्यू टू इनकम टैक्स एक्ट। क्यों? उसका मुद्दा सर ये है, आप सभी जानते होंगे कि अगर मैं राइट रिनाउंस करूंगा तो राइट रिनाउंस करने के बदले में मुझे कुछ पैसा मिलेगा, तो ही तो रिनाउंस करूंगा। राइट की कुछ वैल्यू होती है और इसलिए मैं रिनाउंस करूंगा। तो राइट की फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाने के लिए यहां पर वैल्यूएशन होना चाहिए। आप फ्री में कर रहे हो, कुछ नहीं, छोड़ दो सर, गोली मारो, कोई जरूरत नहीं है सर। नाउ डिक्लाइंड राइट। डिक्लाइंड राइट क्या होता है? शेयर होल्डर ने शेयर एक्सरसाइज करने से मना कर दिया, राइट एक्सरसाइज करने से मना कर दिया, तो फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप ना ये जो शेयर बच गए उन्हें कंपनी की परमिशन लेकर इस तीसरे शेयर होल्डर को इशू कर रहे हो, जिसको अभी आपने 10 शेयर देकर शेयर होल्डर बनाया था। सर कंपनीज एक्ट ना इसे राइट इशू मानेगा ही नहीं, वापस वही चला जाएगा, और इसीलिए हम कहते हैं वैल्यूएशन शुड बी डन। मतलब सर बात इतनी सी है कि आप क्या करो, डिक्लाइन राइट मत दिखाओ उसको केवल रिनंसिएशन दिखाओ कि फ्री में शेयर रिनंसिएशन हो गया, और इस बंदे को ट्रांसफर पहले ही कर दो 10, 50, 20 शेयर, ताकि वो शेयर होल्डर बन जाए। उसके बाद राइट लाओ सर। इस बिना प्लानिंग के अगर आप राइट इशू लाओगे और डिसप्रपोर्शनेटली शेयर इशू करोगे, आपकी एक कंसल्टेंसी गलत हो जाएगी, वो राइट इशू ट्रीट ही नहीं होगा। राइट इशू तभी ट्रीट होगा जब प्रोपोर्शनेटली शेयर इशू किए जाए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स।
But in case of preferential allotment, valuation is compulsory. Now, receiving non-cash consideration. कई बार जब आप पास 3 भरते हो allotment का रिटर्न, MDT 14 भरोगे, इसके स्पेशल रिजोल्यूशन का जब फॉर्म भरोगे तब आपसे पूछा जाता है कि शेयर के बदले में पैसे मिले या कंसिडरेशन अदर देन कैश है. इफ यू आर टिकिंग दैट ऑप्शन कि कंसिडरेशन अदर देन कैश है, इन दैट केस आपको उस कंसिडरेशन का भी वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा. आप कह रहे हो ना कि मैं 10 लाख रुपए के नए शेयर मैंने एक्स को इशू किए, एक्स से मुझे 10 लाख की प्रॉपर्टी मिल गई, तो हाउ यू कैन प्रूव कि ये प्रॉपर्टी 10 लाख की है? इसलिए आपको उस प्रॉपर्टी का भी वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा. सो अगर नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रहा है तो वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड. अब आप बोलोगे रोहित किससे करवाना है वैल्यूएशन? तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से. कौन से रजिस्टर्ड वैल्यूअर से? अगर बदले में उससे आपको शेयर मिल गए तो हमसे वैल्यूएशन करवाओ उन शेयर्स का. अगर बदले में लैंड बिल्डिंग मिल गई, सो नाउ यू आर क्लियर कि किससे वैल्यूएशन करवाना है. इस वक्त की बात सर अभी लास्ट में करते हैं. नाउ सर, हाँ एक और चीज, सॉरी मैं भूल गया, नॉन कैश कंसिडरेशन से आप एक और चीज कनेक्ट कर लें. ये बहुत होता होगा सर आपके यहाँ भी, कन्वर्जन होता है सर. कन्वर्जन होता है जब आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हो कंपनी में, एक पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हो कंपनी में, या एक LLP को कन्वर्ट करते हो एक कंपनी में. ये कन्वर्जन होता है सर कंपनीज एक्ट के हिसाब से. इन तीनों केसेस में कन्वर्जन होता है. प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP के कन्वर्जन होते हैं. इन डेट के सर क्या होगा, आप उस फर्म को अक्वायर कर रहे हो, बदले में उस फर्म के ऑनर को आप क्या इशू कर दोगे? अपने शेयर्स. सर यहां भी दोनों का वैल्यूएशन होगा. पहले तो ये वैल्यूएशन होगा कि जो तुम बिजनेस खरीद रहे हो उस बिजनेस का वैल्यूएशन कितना. ये कंसिडरेशन अदर देन कैश में काउंट होगा कि शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब में फर्म मिल रही है. तो सर ये फर्म जो मिल रही है कंसिडरेशन अदर देन कैश है, इसका वैल्यूएशन होगा. सो इन केस अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP को कन्वर्ट करवा रहे हो कंपनी में, तो पहले उस प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP एज द केस, उसका वैल्यूएशन होगा. आप बोलोगे कौन सी डेट का वैल्यूएशन होगा? सर जिस दिन आप कट ऑफ डेट पकड़ रहे हो ना कि आज हमने अक्वायर की, उस दिन की उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट ड्रॉ करो जो आपको वैसे भी करनी है, और उस बैलेंस शीट के बेसिस पर वैल्यूएशन होगा. ठीक है. अब शेयर का वैल्यूएशन क्यों होगा? क्योंकि शेयर तो प्रेफरेंशियल इशू हो रहे हैं ना. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की प्रोपोर्शन में तो इशू नहीं रहे, तो कोई नया व्यक्ति आ रहा है, या इवन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही है लेकिन राइट इशू तो आप ला नहीं रहे हो, इसको प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो. तो सर शेयर का भी वैल्यूएशन होगा. और फिर क्या होगा, सपोज करो प्रोप्राइटरशिप फर्म का वैल्यूएशन आया 4 करोड़ और आपका एक शेयर का वैल्यूएशन आया 200 रुपए, तो फिर आप बता पाओगे कि 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 200, इस वजह से मैं इसको 2 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ. तो हर चीज का प्रूफ चाहिए हमारे उसी को. एक बहुत कॉमन डाउट आता है मेरे पास कि रोहित छोटी सी कंपनी है, प्राइवेट तो कंपनी है, वैल्यूएशन करवाएंगे क्या? 4 लाख का ही फंड आ रहा है. सर 4 लाख का फंड है या 4 करोड़ का फंड है, वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड इफ इट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. और इवन इन केस ऑफ कन्वर्जन 2 वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होंगे, शेयर का भी वैल्यूएशन और जो फर्म एक्वायर कर रहे हैं उसका भी वैल्यूएशन. लिस्टेड कंपनी की सर अभी बात नहीं करें, बट यस अगर लिस्टेड कंपनी भी प्रेफरेंशियल इशू ला रही है तो उसे भी वैल्यूएशन करवाना है, लेकिन यहाँ नहीं, वो ICDR में वैल्यूएशन के रूल दिए हुए, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. IPO लाने के जो रूल है ICDR की गाइडलाइन, वहां वैल्यूएशन के नॉर्म्स लिखे हुए हैं. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें. रोहित कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, वैल्यूएशन का क्या होगा? सर हम फॉर द पर्पस ऑफ आवर वैल्यूएशन कैलकुलेशन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को इक्विटी ही ट्रीट करते हैं. मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि सर वो हमारे हिसाब से कुछ है ही नहीं. वो कोई खरीद इसलिए रहा है क्योंकि लेटर ऑन वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि OCD का वैल्यूएशन कैसे करोगे रोहित, या CCD कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर का वैल्यूएशन कैसे करोगे? सर मैं वैल्यूएशन करूंगा इक्विटी का, और जो इक्विटी का वैल्यूएशन है वही आपके कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर का वैल्यूएशन, क्योंकि डिबेंचर भी इक्विटी में ही कन्वर्ट होगा. अब आप समझना सर, CCD 100 रुपए का है और इक्विटी का वैल्यूएशन आया 1000 रुपए. इसका मतलब क्या होगा सर कि इक्विटी 1000 का है और CCD 100 का है, मतलब 10 CCD इक्वल टू 1 इक्विटी. ये क्या है सर? इसी को सर हम बोलते हैं, वी कॉल इट कन्वर्जन रेशियो. अब आपको कनेक्ट कर पाया हूँ शायद कि why valuation is required, because in absence of the valuation of equity share you cannot decide the conversion ratio at which you would be required the conversion of your CCD into equity shares.
तो सर जब लेटर स्टेज पे जाकर आप कन्वर्जन करोगे ना, तब कन्वर्जन कौन से रेशियो में करोगे, वो रेशियो आपको डिसाइड करना है, उसके लिए वैल्यूएशन चाहिए। कब करवाना है रोहित वैल्यूएशन? सर इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस वैल्यूएशन इशू करवाते टाइम करवाना कंपलसरी नहीं है। जिस दिन कन्वर्जन रेशियो डिसाइड करोगे ना सर, उस दिन वैल्यूएशन करवाना इक्विटी का। अगर कन्वर्जन इशू करने वाले दिन ही डिसाइड हो रहा है तो वैल्यूएशन आज करना है सर। और अगर आपकी टर्म शीट कहती है, अगर आपके इन्वेस्टर के साथ टर्म जो बन रही है वो ये कहती है कि कन्वर्जन वाले दिन कन्वर्जन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो सर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी उसी दिन होगा जिस दिन कन्वर्जन होगा। सो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन कन्वर्जन के लिए करवाना होता है, कन्वर्जन रेशियो डिसाइड करने के लिए करवाना होता है। कन्वर्जन रेशियो इशू करते टाइम डिसाइड कर रहे हो, वैल्यूएशन भी अभी होगा इक्विटी का। और अगर कन्वर्जन रेशियो इज टू बी डिसाइडेड एट लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, तो फिर उसी दिन इक्विटी का वैल्यूएशन होगा। होप आई एम क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ESOPs, जिसको हम ESOP कहते हैं। कंपनीज एक्ट अब उसे ESOP नहीं कहता। कंपनीज एक्ट तो बहुत सारे नाम देता है, एक्चुअल उसका नाम तो है ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एक नाम है एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। एक नाम होता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। स्टार्टअप्स वाले जो भी कंसल्टेंसी देते हैं, खूब नाम सुनते हो आप ये। एक होता है जनरल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम, एक होता है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। इन पांचों को क्लब करके सर आज की डेट में कहा जाता है शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज। इन्हें और सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं SBEB, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। कि वो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है जब शेयर के थ्रू दे रहे हैं एम्प्लॉइज। शेयर बेस्ड पेमेंट जब भी करोगे सर एम्प्लॉइज को, हम बहुत सिंपल कर लेते हैं कि आप ला रहे हो ESOP, जिसको एक्चुअली कंपनी एक्ट में कहा जाता है ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ला रहे हो सर। आपने सारे एम्प्लॉइज को कह दिया कि जो भी एम्प्लॉई हमारी कंपनी में अगले 3 साल तक बना रहेगा, 3 साल बाद हर एक एम्प्लॉय को 100 शेयर खरीदने का राइट मिले। इंटेंशन क्लियर है, रिटेन करना 3 साल के लिए। ये 3 साल एग्जाम्पल है सर। इस 3 साल को कहा जाता है लॉ में वेस्टिंग पीरियड। आई होप सब जानते होंगे इतनी टर्म्स। वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है इनको। वेस्टिंग पीरियड मतलब जिस टाइम पीरियड में आपको अपनी कंडीशन फुलफिल करके एलिजिबल बन जाना है कि आपको बदले में उस दिन शेयर मिल जाए। सो 3 साल का सर हमारे एग्जाम्पल में हो गया वेस्टिंग पीरियड। 3 साल बाद जब ये एम्प्लॉय 3 साल कवर कर लेगा, 3 साल सर्वाइव कर लेगा कंपनी में, अब कंपनी से 100 शेयर खरीदने का राइट दे देगी। और कंपनी ने पहले ही कह रखा था कि एक एक शेयर आपको उस दिन 10-10 रुपए में मिलेगा, चाहे 3 साल बाद शेयर 1000 का ही क्यों ना हो जाए। यही ESOS होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब सर आप भी बता दीजिए किसका वैल्यूएशन करवाना है। तो बहुत ऑब्वियस आंसर आएगा कि इसके लिए भी वैल्यूएशन इक्विटी का ही करवाना है, क्योंकि आप सब एक्सपर्ट हो। आप कंपनी की कंपनसेशन कॉस्ट P&L में डेबिट करोगे, उसके लिए आप यही तो कैलकुलेट करोगे शेयर कितने का था और कितने में आप ऑफर कर रहे हो। डिफरेंस अमाउंट कंपनसेशन है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में डेबिट होगी P&L में जाके। इसीलिए जब भी एक कंपनी ESOP की स्कीम बनाएगी, ESOP की स्कीम लॉन्च करेगी, वैल्यूएशन करवाएगी शेयर्स का, और एक वैल्यूएशन होगा सर ऑप्शन का। अभी थोड़ा ट्रिकी है पर माफ करिएगा, जिनको समझ में जो मतलब जो लोग सॉरी काम करते होंगे ये वाला, उन्हें एटलीस्ट समझा देता हूं, उनके लिए डिस्कस कर लेता हूं कि जो कंपनी 1 लाख शेयर्स का ऑप्शन देकर बैठी है एम्प्लॉय को, उन्हें पता है 3 साल बाद 1 लाख शेयर एक्सरसाइज हो सकता है। आप सर इतनी आसानी से 1000 का शेयर 10 रुपए में दे रहे हो, तो 1000 माइनस 10 रुपए को हम कंपनसेशन मानते नहीं, मैंने थ्योरेटिकली बोल दिया था। कंपनसेशन सर 990 को नहीं मानेंगे। ये जो ऑप्शन है जिसकी आप वैल्यू 990 मान रहे हो, एक ऑप्शन वैल्यूएशन का फॉर्मूला होता है सर। FM में डेरिवेटिव में आपने जब F&O पढ़ा होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तब एक मेथड पढ़ा होगा ब्लॉक एंड शॉल मेथड, बायनोमियल प्राइसिंग मॉडल फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन प्रीमियम। सर वहां के जो हम ऑप्शन का वैल्यूएशन करके लाते हैं और फिर कहते हैं कि एक शेयर का ESOP देने से कंपनी को इतनी कंपनसेशन कॉस्ट लग रही है। तो सर वैल्यूएशन 2 होंगे, ऑप्शन का वैल्यूएशन होगा, पर वो बाद में, पहले वैल्यूएशन होगा इक्विटी शेयर्स का। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो ESOS होते हैं या शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, ये बहुत टिपिकल एडमिनिस्ट्रेशन टास्क होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, एलिजिबिलिटी ऑब्जर्व करते रहना। सो कंपनी कई बार चाहती है कि ये इतना टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हम हमारी कंपनी से बाहर रखें।
सो इन डेट केस कंपनी क्या करती है, पूरी ESOS को, पूरे SBEB को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी एक इरिवोकेबल ट्रस्ट बना देती है, और फिर पूरा इस SBEB शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट वाली ESOP की स्कीम्स का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन कंपनी ट्रांसफर कर देती है उस ट्रस्ट को। तो इस तरह से आज की डेट में शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट दो तरह से हो सकते हैं, कंपनी डायरेक्टली भी ये कर सकती है और कंपनी किसी ट्रस्ट को भी ये काम दे सकती है, जिसे कहते हैं फिर ESOP ट्रस्ट। द आंसर इज, चाहे डायरेक्ट रूट हो या ESOP ट्रस्ट रूट हो, दोनों केस में अगर शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इशू करोगे, दोनों केस में वैल्यूएशन करवाना कंपलसरी है ना। मैं ट्राई करूंगा सर एक या दो स्लाइड्स और, उसके बाद में डाउट्स पर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां बहुत टाइम लगेगा। नाउ तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें डिस्कस हुई है सर अब तक, स्वेट इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ शेयर अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ESOP एटसेट्रा, और फाइनली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इन सबके केसेस में वैल्यूएशन करवाना है। द नेक्स्ट थिंग इज इशू ऑफ सिक्योर्ड बॉन्ड और डिवेंचर। सिक्योर्ड है रोहित, अनसिक्योर्ड होंगे तो क्या होगा? अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर है या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहा हूं, नॉन कन्वर्टिबल है, देखो तुमने कहा रोहित कन्वर्टिबल के केस में तुम इक्विटी का वैल्यूएशन कर दोगे और कन्वर्जन रेशियो निकाल दोगे। अगर वो प्योर इंस्ट्रूमेंट हुआ, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर हुआ या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस हुआ, उसका भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आ रहा है, क्या वैल्यूएशन कंपलसरी है? यस सर, बिग यस, वैल्यूएशन कंपलसरी है। अब रोहित डिबेंचर का कैसे वैल्यूएशन करोगे? फिर उसके लिए भी वही DCF। कितने साल का डिबेंचर है? बोले 10 साल का। कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल में इस डिबेंचर से? बोले सर 10%। तो सर हम अगले 10 साल के प्रोजेक्शन खींचेंगे कि 10 साल तक कंपनी इसको 10 रुपए देगी और 10वें साल 110 देगी, 10 का इंटरेस्ट, 100 रुपए का रिडम्पशन। अब सर इस 10 10 10 10 10 और 10th ईयर 110, ये जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं, इनको मैं अप्रोप्रिएट इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट से डिस्काउंटिंग करूं। डिस्काउंटिंग रिक्वायर्ड रेट से ही की जाती है। सो मैं 13-14Oh, sorry for the interruption, participants. I think there is some sort of technical issue. We'll sort it out. Really sorry for inconvenience. Sir is joining shortly. Some technical issue at his end. So I request all of you to please bear with it.
I hope I am back. Yes, sir, you're audible now. Okay. Sorry, Sorry, participants for the No. interruption. Okay, sir. You can continue, sir, for with your session. So I think मैं यहाँ पर था कि even the company is issuing non-convertible debenture or non-convertible preference, which is actually pure instrument. But if it is preferential allotment, then valuation is compulsorily required. Method उसका एक होता है जो मैंने शायद डिस्कस किया. हम उसके फ्यूचर के जो रेवेन्यूज सिक्योरिटी से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं उसका हम डिस्काउंटिंग करके उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. कमिंग टू द वेरी बहुत कम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है, बट यस ये एप्लीकेबल होता है जब एक कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है. डिबेंचर इशू तो कर रही है बट वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रही है. एक तो वो नॉन कन्वर्टिबल है और वो अनसिक्योर्ड है. प्रॉब्लम यह है कि सर ऐसा कभी भी मत करवाना कि कंपनी कोई नॉन कन्वर्टिबल अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर दे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिट रूल्स अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इज ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट. सो आपको ध्यान क्या रखना है, ये मैं कंपनीज एक्ट का गाइडेंस दे रहा हूं आपको. आप ये करें कि या तो वो डिबेंचर सिक्योर्ड हो या अगर वो अनसिक्योर्ड हो तो फिर वो डिबेंचर कन्वर्टिबल हो. अगर दोनों चीजें एक साथ आ गई, नॉन कन्वर्टिबल एंड अनसिक्योर्ड, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट. सो जनरली कंपनी इस केस में क्या करती है कि अगर वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करते हैं तो फिर वो उसे सिक्योर करते हैं. सो हाउ यू कैन क्रिएट द सिक्योरिटी, तो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज क्रिएट करोगे और फिर आप बताओगे कि वो सिक्योर्ड है. अब प्रोविजन ये है कंपनीज एक्ट का कि किसी भी डिबेंचर को सिक्योर तब मानते हैं when the value of the property on which charge is created is having a value of at least so much of the amount of which you are issuing the debenture. अगर आप 10 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हो तो वो सिक्योर्ड तभी कहलाएंगे जब जिस प्रॉपर्टी पर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो वो प्रॉपर्टी एटलीस्ट 10 करोड़ की. प्रॉब्लम ये आती है कि आप प्रूव कैसे करोगे कि वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है. इसी वजह से अगर एक कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है तो उस कंपनी को अपनी उस प्रॉपर्टी का भी वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा जिस प्रॉपर्टी पर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो. और यहां कोइंसिडेंटली वैल्यूएशन आप और मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जनरली प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग होती है और फिर उन कैटेगरी वाले रजिस्टर्ड वैल्यू और वैल्यूएशन करेंगे. सो मैंने लिखा भी है मोर स्कोप फॉर अदर क्लास वैल्यूअर्स. बट यस अगर आप बताना चाहते हो वो डिबेंचर सिक्योर्ड है तो आपकी सिक्योरिटी का आपको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा जिस पर आपने चार्ज क्रिएट किया है. नाउ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉन केस ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर, सेक्शन 192 का रेफरेंस है. बहुत जबरदस्त सेक्शन है कि कंपनी डायरेक्टर से असेट एक्वायर कर रही है या कंपनी डायरेक्टर को असेट ट्रांसफर कर रही है. कई केसेस में होता है ये कि डायरेक्टर की प्रॉपर्टी कंपनी ने एक्वायर कर ली, कंपनी ने डायरेक्टर को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192 इन दोनों केसेस में आपको अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा. कंपनी अगर अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्टर को ट्रांसफर कर रही है, पहले कंपनी अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाए ये देखने के लिए कि कितने पैसे आपने डायरेक्टर को दिए. अगर डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है तो कंपनी को डायरेक्टर से कितना पैसा मिला इसके लिए भी वैल्यूएशन कंपनी को ही करवाना है डायरेक्टर की प्रॉपर्टी का. अगेन यहाँ भी ज्यादा स्कोप दूसरी क्लास ऑफ कैटेगरीज का है क्योंकि जनरली वो भी प्लांट इक्विपमेंट लैंड और बिल्डिंग होती है. बट यस इट इज टू बी कंसिडर्ड, टू बी कीप इन माइंड कि अगर डायरेक्टर के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, कंपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है डायरेक्टर को या डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है कंपनी को, इन बोथ द केसेस वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड. अमलगमेशन मर्जर की मैं अभी बात नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, बट स्टिल एक बेसिक डिस्कशन जरूर कर देता हूं कि अगर ए कंपनी को अक्वायर कर रही है कंपनी बी, अगर मर्जर हो रहा है बी कंपनी में मर्जर हो रहा है ए कंपनी का, तो यहां कई बार समझाने में प्रॉब्लम आती है लेकिन सिचुएशन बहुत क्लियर है कि इन दोनों कंपनीज का पहले इंडिपेंडेंटली वैल्यूएशन होगा, दोनों का वैल्यूएशन होगा, क्योंकि ए कंपनी के शेयर होल्डर को बी कंपनी के शेयर मिलेंगे, बी का भी वैल्यूएशन होगा, ए का भी वैल्यूएशन होगा. अब ए के शेयर होल्डर को बी के कितने शेयर मिलेंगे इसके लिए फिर से शायद आपको फाइनल का एफएम याद आ जाएगा और उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होता था स्वैप रेशियो.
सो मेरी रिपोर्ट में 2 वैल्यूएशन होंगे। कंपनी ए का वैल्यूएशन जो ट्रांसफरर कंपनी है, बी का वैल्यूएशन जो अक्वायरिंग कंपनी है, और उसके बाद मुझे उसी रिपोर्ट में एक स्वैप रेशो भी कैलकुलेट करके देना है। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ऐसे आर्गुमेंट होते हैं कि रोहित एक कंपनी में 4 कंपनी मर्ज हो रही है, 5-5 वैल्यूएशन करोगे क्या? सर आप बताओ ना, किसका ना करूं, किसका नहीं करूं, किसके लोगों को शेयर नहीं दोगे, उसको अक्वायर कैसे कर लोगे? सो हम कई बार ऐसे थोड़ी सिंपैथेटिक हो जाते हैं क्लाइंट के लिए कि यार 5-5 कंपनी के वैल्यूएशन के पैसे लगेंगे सर। और जब तक वो वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं होंगी, पांचों के इंडिविजुअली स्वैप रेशो कैलकुलेट नहीं होंगे, तब तक एनसीएलटी वैसे भी आपकी उस स्कीम को अप्रूव करने वाला नहीं है। सो इन दिस केस एक्वायरर का भी वैल्यूएशन होगा, जो एक्विजिशन हो रहा है जिस कंपनी का, उसका भी वैल्यूएशन होगा, और वैल्यूअर की रिपोर्ट में स्वैप रेशो का भी जिक्र होना चाहिए। जब तक वैल्यूअर से आप रिपोर्ट नहीं ले लेते हो स्वैप रेशो की, आप स्वैप रेशो डिटरमाइन करके उस प्रपोर्शन में शेयर इशू नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। सो दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ मर्जर और अमालगमेशन। सो आईबीसी वाला मैटर अभी पेंडिंग है, वो टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी ड्यू परमिशन फ्रॉम द मॉडरेटर मैम, डाउट्स ले लेते हैं। Yeah, sure, sir. I request the participants to please raise their queries. Sir, they are requesting for your mobile number, please. So, sir, please share it with यस, all मैं the अपने participants. मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी अवेलेबल रहेगा। स्टिल मैं एक बार बोल देता हूँ या मैं एक बार लिख भी देता हूँ। Yeah, sir, please. Thank इट्स you, sir. 95840 95840 40883। Sorry. Thank you, sir. So I request the participant to raise their queries. They can raise their queries in the chat box. एक तो शायद किन्हीं मेंबर का एक डाउट था ओसीडी वाला मैटर। हाँ सर, एक क्वेरी है रिगार्डिंग OFCD. There is a question. Is any rule for transferring of 0% of OFCD? Sir, our conversion term is convert the OFCD. Each OFCD shall be convertible based on fair value as on the date of conversion, that is at the end of 5 years. तो आई होप सर मैंने वो डाउट एड्रेस कर दिया जब मैं कन्वर्टिबल डिबेंचर की बात कर रहा था कि अगर कन्वर्जन रेशियो आज डिसाइड करना है तो वैल्यूएशन आज होगा, बट आपकी टर्म शीट कह रही है कि कन्वर्जन 5 साल बाद होगा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो सर उसी दिन शेयर का वैल्यूएशन होगा कन्वर्जन वाली डेट पर। आप उस कट ऑफ डेट पर शेयर का वैल्यूएशन रिपोर्ट लोगे। जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूँ फिगर्स, ओएफसीडी की फेस वैल्यू है 100 रुपीज और उस दिन आपके शेयर का वैल्यूएशन आता है 500 रुपए। तो उस दिन डिसाइड होगा दैट 5 OFCD is convertible into 1 equity share of the company. This is how things going to be done. Thank you, sir. Is there any other query from the participant? Garima Jain ma'am has raised her hand. Yes, please. Ma'am, you can type a query in the chat box, please. Yeah, I'm just unmuting you. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. I have just one question. कि रजिस्टर वैल्यूअर के अपॉइंटमेंट के लिए जैसा आपने बताया कि बोर्ड रेजोल्यूशन मैंडेटरी है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाता है या फिर जैसे अपॉइंटमेंट लेटर जो स्पेसिफाई कर रखा है सेक्शन 247 के अकॉर्डिंग वो अपने को देना रहता है? नहीं मैडम देखो, वो तो क्या है ना कि हमारा प्रूडेंस है, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। कंपनीज एक्ट तो केवल कहता है कि आप बोर्ड रेजोल्यूशन ले लो, लेकिन जैसे मैं भी क्या क्या करता हूँ, मैं पहले बोर्ड रेजोल्यूशन मांगूंगा कंपनी से, उसका सीटीसी मांगूंगा आपके बीआर का, उसके बाद एक एंगेजमेंट लेटर बनाऊंगा, वो एंगेजमेंट लेटर भी आपसे साइन करवाऊंगा। एंगेजमेंट लेटर इसलिए कि क्लियर हो जाए कि आप मुझे इस चीज के लिए अपॉइंट कर रहे हो और मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं स्कोप बता दूं उसमें कि मैं इक्विटी का वैल्यूएशन करूंगा, मेरी फीस बता दूं आपको।
इसलिए एक एंगेजमेंट लेटर हम साइन करवाते हैं। बाद में जो मैं डेटा आपसे ले रहा हूँ उसके लिए मैं एक MRL साइन करवाऊंगा आपसे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट लेटर क्यों लेते हैं कई लोग? अपॉइंटमेंट लेटर का प्रचलन इसलिए चला दिया था लोगों ने कि इन केस अगर बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं हो ना, तो आप मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर लिख कर दे दो कि हमने आपको अपॉइंट कर दिया है। मैंने कई सीनियर से भी बात करी, स्पेशली इवन कंपनीज एक्ट के एक्सपर्ट से भी, उनका कहना है ये वैलिड नहीं है। उनका कहना है कि आप कैसे मान रहे हो कि कंपनी ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, आप कंपनी के बोर्ड BR ले लो कंपनी से। सो अपॉइंटमेंट लेटर, सो लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं है, जिसकी भी जैसी भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वैसा फॉलो कर ले, लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन मैंडेटरी है। और उसके बाद एटलीस्ट एंगेजमेंट लेटर फॉर द पर्पस ऑफ स्कोप एंड देन MRL फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डेटा। लोगों ने बोर्ड रेजोल्यूशन को सब्सिडरी मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन को बना रखा था ऑप्शन अपॉइंटमेंट लेटर का, तो वो हमें सही नहीं लगता। अपॉइंटमेंट लेटर बोर्ड रेजोल्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। सर इसमें एक क्वेरी और है, जैसे अब कई लोग इंटरनल पर्पस के लिए करवाते हैं वैल्यूएशन, दे नॉट इन द कंपनी दैट 2013, तो उस केसेस में अपन कैसे, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन? मैडम उस केस में आप बोर्ड से अपॉइंटमेंट ही मत करवाओ। मैं रिपोर्ट में भी नहीं लिखूंगा कि मैं कंपनीज एक्ट के पर्पस से रिपोर्ट दे रहा हूँ। आप अपने CEO, अपने CFO, अपने किसी भी एक डायरेक्टर, उससे अपॉइंटमेंट करवा दो। बट उस केस में ना, आपको जो वैल्यूअर है वो रिपोर्ट भी फिर उस पर्सन के नाम पर इशू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स, डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड, इन्होंने मुझे इंटरनल पर्पस से वैल्यूअर अपॉइंट कर दिया, तो मैं अपॉइंटमेंट लेटर साइन करवाऊंगा मिस्टर एक्स से। फिर जब मैं मेरी रिपोर्ट बनाऊंगा ना, दैट शुड बी एड्रेस्ड टू मिस्टर एक्स ओनली। मैं लिखूंगा मिस्टर एक्स, द डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड। ये बिल्कुल हो सकता है। तो अपॉइंटमेंट लेटर में भी हमें फिर इस पर्सन को ही मेंशन करना होगा, कंपनी के नाम से नहीं होगा फिर वो अपॉइंट? यस जी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। निर्मला मैम, फॉर माइनिंग कंपनी विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज सुटेबल? मैम बस एक चीज और बता दो, आप किस पर्पस से वैल्यूएशन करना है, ट्रांजैक्शन क्या है? जब तक आप ये बताओ मैं और क्लैरिटी दे दूं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई वैल्यूएशन मेथड्स नहीं है। कंपनीज एक्ट तो वैसे भी वैल्यूएशन मेथड की कोई बात नहीं करता, इनकम टैक्स एक्ट करता है। कंपनीज एक्ट ने तो कह रखा है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो वैल्यूएशन मेथड फॉलो करे, उसे उस रिपोर्ट में अपना जस्टिफिकेशन देना है। जो हमारे वैल्यूअर्स के रूल हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से मुझे जस्टिफिकेशन देना होता है कि मैंने ये मेथड फॉलो क्यों की है। सो अब आपके उस पर आते हैं। आप कह रहे हो माइनिंग कंपनी है और इक्विटी वैल्यूएशन लोन पर्पस, मतलब आप लोन कन्वर्ट कर रहे हो क्या मैम इक्विटी में? दिस इज कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी। यस, थैंक यू। सो मैडम, ये कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी जो है, ये फॉल कहां होगा? वहीं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में। अगर पहले से ही रिजोल्यूशन पास है कन्वर्जन का, तो 62(3) में फॉल हो जाएगा, अदरवाइज 62(1)(c) में फॉल होगा कंपनीज एक्ट। ले देकर ये है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो आ जाएंगे कंपनीज एक्ट के एम्बिट में। कंपनीज एक्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना ही रूल्स में लिखा हुआ है कि मेथड कौन सा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैम समझदारी की, कि कौन सा मेथड फॉलो होना चाहिए। ये किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, किसी भी इंडस्ट्री को लेकर बात कर लें। द बेस्ट मेथड टू इवेल्युएट अ गोइंग कंसर्न इज DCF। हम भी यही करेंगे ना। अगर मुझे आज किसी कंपनी को खरीदना है, किसी कंपनी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, मैं क्या करूंगा कि मैं हाउ मच मनी आई कैन अर्न आउट ऑफ दिस कंपनी। तो DCF क्या करता है? फ्यूचर प्रोजेक्ट करता है और फ्यूचर के फोरकास्टिंग की डिस्काउंटिंग करके आज वैल्यूएशन कैलकुलेट करता है। सो द बेस्ट एक्सेप्टेड मेथड इज DCF। पर DCF के लिए क्या चाहिए? फ्यूचर का फोरकास्टिंग बनाकर दे मैनेजमेंट, मैं उसे चेक करूं कि सही, मतलब ये ठीक ठाक है प्रोजेक्शन जिस पर रिलाई किया जा सकता है। इन केस अगर मैनेजमेंट कैपेबल नहीं है, या मैनेजमेंट इज नॉट श्योर अबाउट द प्रोजेक्शन, गोइंग कंसर्न नहीं है, मैनेजमेंट को ये भी नहीं पता अगले 5 साल कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, बिजनेस के बारे में अनश्योर है, अनसर्टेनिटीज है, मैनेजमेंट इनकैपेबल है प्रोजेक्ट करने में, तो फिर द मेथड इज बुक वैल्यू मेथड, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेकिन ये आप बोलोगे जरूर मुझसे कि बुक वैल्यू से वैल्यूएशन कर दो रोहित, लेकिन उसके पहले मैडम मैं आपसे MRL में एक लाइन लिखवाऊंगा। आपका मैनेजमेंट मुझे MRL में लिख कर देगा कि हम we are unsure about the future projections, that why we are not capable to draw the forecast, और इसलिए हम आपको दे नहीं पा रहे हैं। तब जाकर मैं बुक वैल्यू से मैथ वैल्यूएशन कर सकता हूं।
आप ये तभी लिख कर दें जब आपकी कंपनी ने वास्तव में किसी को भी कोई प्रोजेक्शन नहीं, पता पड़ा आपकी कंपनी ने सीए में डेटा बनाकर 5 साल का दिया हुआ है बैंक को लोन के लिए, और आप मुझसे कह रहे हो कि मैं फोरकास्टिंग नहीं कर सकता। सो ये कई बार ऐसे गलत स्टेटमेंट्स दे देते हैं मैनेजमेंट वाले, हम उसे एटलीस्ट एक बार वेट कर लें कि वो सही कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आप वापस मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो, कोई भी कर सकता है कि जब मेथड प्रिस्क्राइब ही नहीं है तो बुक वैल्यू के लिए इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? सर वापस से इसलिए इतना दिमाग लगा रहा हूं क्योंकि वैल्यूअर से एक्सपेक्ट किया जाता है मेरी रिपोर्ट में कि मैंने अगर कोई मेथड फॉलो किया है तो उसका मेरे पास जस्टिफिकेशन क्या है। गोइंग कंसर्न के वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन मुझे डीसीएफ देना पड़ेगा कि फोरकास्टिंग का वैल्यूएशन किया है, फोरकास्टिंग की डिस्काउंटिंग करी है। अगर मुझे बुक वैल्यू मेथड से जाना है ना सर या मैडम, तो मुझे डीसीएफ मेथड जहां प्रिस्क्राइब्ड मेरी रिपोर्ट में वहां लिखना पड़ेगा कि चूंकि मैनेजमेंट इज अनश्योर अबाउट द फ्यूचर प्रोजेक्शन, दैट्स व्हाई मैंने ये वैल्यूएशन मेथड यूज नहीं किया। तब जाकर मैं बुक वैल्यू मेथड से वैल्यूएशन कर सकता हूं। तो मेरी रिपोर्ट में इस बात का जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर मेथड फॉलो क्यों हुआ है, ऐसा। सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई मेथड कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है। Thank you, sir. One more member has raised the query. See Ashok, sir. Ashok, sir, please. यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ओएफसीडी के रिगार्डिंग है। जी सर। सर एक्चुअली में अरेंजमेंट ओएफसीडी का मैं इसलिए मेरे क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ क्योंकि सेक्शन 222E से बेसिकली बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, तो एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट ही करता हूँ मैं ओएफसीडी का। बेसिकली कुछ मोटिव नहीं है कि मुझे जो शेयर्स हैं कन्वर्ट करने हैं, शेयर्स अलॉट करने हैं, बस एक कि मैं जब तक फाइनेंशियल मेरी एंट्रीज और रिवर्स नहीं कर सकता मैं लोन्स की, तो 220E से ई को अवॉइड करने के लिए बेसिकली ओएफसीडी इशू कर देता हूँ। ठीक है और मेरी कॉमन एंटिटीज है एक्चुअली में रियल एस्टेट में, तो एंट्रीज जो होती हैं वो क्लोजली हेल्ड कंपनी के बीच ही रोटेट होती हैं। तो इसमें सर ओएफसीडी मैंने इशू कर दिए एक कंपनी ए लिमिटेड को, एंड ए लिमिटेड ने आगे सेल कर दिए बी लिमिटेड को। दोनों कंपनी कॉमन ओनरशिप है। तो इस केस में सर ट्रांसफर के केस में भी मुझे वैल्यूएशन नहीं करवाना, जैसे ए लिमिटेड ने आगे सेल किए बी लिमिटेड को, तो भी मेरे को ऑन इसमें वो नहीं सर करवाना, आपने valuation नहीं तो करवाना, हाँ हाँ ठीक क्योंकि है ना यस यस सर। कई बार तो क्या होता है ना कि ट्रांजेक्शन की डेप्थ भी मैटर करती है कि यार 2 5 10 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन है, हम कह देते हैं ठीक है क्या ही हो जाएगा। लेकिन सर जब करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व हो, तो अब मैं ये भी नहीं, अब आप ये भी बताएं इंड एस फॉलो कर रही है कंपनी, नहीं कर रही है? विदाउट इंड एस एएस वाली फॉलो कर कंपनी रही है सर अभी, एस एएस फॉलो कर रही है। तो यस। सर आप खुद भी अगर आप देखोगे ना सर, तो मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत बढ़िया बात बोल दी। ए कंपनी ने बी को एफसीडी इशू कर रखे हैं, तो बी के लिए ये इन्वेस्टमेंट है सर। अब यस सर जब बी की बैलेंस शीट बनेगी तो ऑडिटर आप ही कहोगे कि इन्वेस्टमेंट शुड बी एट फेयर वैल्यू, ये राइट? अब सर इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उस कंपनी के ए लिमिटेड के ओएफसीडी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और सर ओएफसीडी का वैल्यूएशन कुछ नहीं होगा, वैल्यूएशन इक्विटी का ही होगा, और जो कन्वर्जन रेशियो इसके हिसाब से वो ओएफसीडी की वैल्यू आ जाएगी। सर अब प्रॉब्लम इज दैट कि कन्वर्जन रेशियो जो टर्म्स जो डिसाइड हुई है कि कन्वर्जन होगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर एट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, तो कन्वर्जन रेशियो का भी एक चैलेंज है सर अपने आप में। तो इससे पहले से तो मैं वैल्यूएशन ही कैसे करूं, ये एक प्रॉब्लम है। सर हमने भी एक रिसेंट केस किया है, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, और कंपनी भी रियल एस्टेट है। उसमें हमने क्या किया था, क्योंकि कन्वर्जन रेशियो डिसाइडेड नहीं था, इसलिए मैंने एक रिपोर्ट में अपनी नोट लिख कर दिया है। अगर मैं रिपोर्ट मोबाइल में ढूंढ पाऊं तो मैंने एक नोट लिख कर दिया है कि चूंकि कन्वर्जन रेशियो भी फिक्स नहीं है, इसलिए 1:1 ही हम कन्वर्जन रेशियो मान रहे हैं। 1 मिनट सर, अगर 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ अगर फैच हो जाए तो।
सर मैं आपको देखकर बताता हूँ, हमने एक केस में Yes. किया है ऐसा, और इवन ऑडिटर ने Okay. भी, मतलब अच्छी फर्म थी वो भी, तो उन्होंने फिर कहा था कि ठीक है आप अपनी रिपोर्ट में लिखकर भी दे दो दैट 1:1 वैल्यूएशन रेशियो कन्वर्जन रेशियो इज कंसीडर्ड। तो सर आप अभी तक करते क्या हो? जैसे आप बी में जब वो करते हो फेयर वैल्यू पर उसको लाते हो बी में, तो कैसे ले आते हो फिर आप फेयर वैल्यू पर नहीं इंडेक्स सर, अगर तो? फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन नहीं करते सर, कोई तो वैल्यूएशन आप नहीं करते। जितना इन्वेस्टमेंट किया उसी को फेयर वैल्यू पे यस दिखा देते हो? यस यस, उतना अमाउंट सर मेरे इंड हिस्टोरिकल एस, कॉस्ट बन गई इन्वेस्टमेंट नहीं की। नहीं सर, इंड एस अगर फॉलो हो रहा है ना सर, तो आपको हम्म, वैल्यूएशन तो करवाना ही पड़ेगा सर। फेयर वैल्यू के बिना आप इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखा सकते हाँ ऐसा। इंडेक्स में तो यस। हाँ फेयर वैल्यू पर तो सर इन्वेस्टमेंट भी लाने पड़ेंगे। और इवन ट्रांसफर हो रहा है सर, तो आप क्या करो कि अगर बहुत ज्यादा आमूल जो परिवर्तन नहीं है, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं है आपके फिगर्स में, तो जो आपका लेटेस्ट वैल्यूएशन था इक्विटी शेयर का, उसी वैल्यूएशन पर आप ट्रांसफर करना दिखा दो, तो एटलीस्ट मैं कुछ तो जस्टिफाई कर पाऊंगा असेसिंग ऑफिसर को। किसी दिन केस स्क्रूटनी में आया, मैं ओके। दिखा दूंगा कि सर ये बेस था मेरे पास, ये लेटेस्ट वैल्यूएशन ही था 2 महीने पहले का, 2 महीने में तो ऐसा कौन सा मेरे रिजर्व चेंज हो गए जो वैल्यूएशन बदल जाएगा, तो मैंने उसको फॉलो कर लिया। बट सर आइडियली ओके 31 मार्च को हर बार उस वैल्यूएशन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इफ यू आर फॉलोइंग इंडेस इन द इन्वेस्टर कंपनी। ऐसा हम करते सर, हैं सर, एज बहुत फॉलो रेगुलर रहे हैं इंडेस रियल। वाले काम। हाँ 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 हाँ। ओके ओके सर, गॉट इट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यस गरिमा मैम, मैं पीपीटी शेयर करूंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं अपडेटेड, ये वाला जो मैंने जिससे अभी डिस्कशन किया है वो भी नहीं, मैं एक अपडेटेड है वो ही शेयर करूंगा। उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल भी मिल जाएगी उसी में। यस थैंक यू मैम। The PPT will be shared shortly. Any other participant, if he or she has any query, they can type it in the chat box or raise their hand. सो विद ड्यू परमिशन टू दिव्या मैम, मैं ये डिस्कशन कर लेता हूँ लास्ट Yes. कि ये हम एसएफए कैटेगरी वाले लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे बन सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सो क्वालिफिकेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड 3 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। सो अगर आप सीए हैं, 3 साल आपको बने हुए हो गए हैं और आप प्रैक्टिस में हैं, सो यू आर एलिजिबल टू गो फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर। यहाँ एक डाउट होता है लोगों को कि 3 साल प्रैक्टिस में होना कंपलसरी है क्या? नहीं, इवन आप अभी तक जॉब में थे और अभी रिसेंटली आप प्रैक्टिस में आए हो, पर आपकी मेंबरशिप को 3 साल हो चुके हैं, सो यू आर एलिजिबल टू गो फॉर इट, यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। और उसके बाद करना क्या होगा कि वैल्यूएशन वाला जो कोर्स है ना, ये पूरा रेगुलेटर हम समझ लें, रेगुलेटर इज आईबीबीआई एंड रेगुलेशन इज कंपनीज रूल्स फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर। हम लोग किससे बाउंड हैं, किससे अबाइड है? दैट इज कंपनी रूल्स फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड द रेगुलेटर इज आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो आज की डेट में आप सब लोग जानते हो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को तो आईबीबीआई रेगुलेट करता ही है। सो आईबीबीआई 2 प्रोफेशन रेगुलेट कर रहा है आज की डेट में, आईपी एज वेल एज आरबी। नाउ so the main regulator is IBBI. Now coming to the second tier of this part, second layer पर आते हैं। IBBI खुद कुछ नहीं करवा रहा है रजिस्टर्ड वैल्यूअर को लेकर, IBBI ने वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशंस बना दी है। IBBI ने आरवीओ रजिस्टर किए हैं अपने साथ। हमारा खुद का ICAI का भी एक आरवीओ है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, ICAI आरवीओ। आप गूगल पे करेंगे आप उसका पोर्टल मिल जाएगा। सो ICAI का भी एक आरवीओ है, आरवीओ मींस रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। का काम क्या है? इनका काम है लोगों की क्वालिफिकेशन चेक करना, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहते हैं। तो जैसे आपको अप्लाई करना है तो आप ICAI आरवीओ को अप्लाई करोगे। ऐसे करके करीब 13 आरवीओ है इंडिया में इस समय, रजिस्टर्ड विद IBBI। तो मुझे IBBI के पास जाना ही नहीं होता शुरुआत में। आप एक आरवीओ ढूंढ लें, उस आरवीओ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, प्राइमरी मेंबरशिप मिलती है आरवीओ की विद रिस्पेक्ट टू योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। वंस यू गेट दैट, समय समय पर आरवीओ 50 आवर्स की ट्रेनिंग
चलाते हैं। तो IBBI कुछ नहीं कर रहा है, RVO मेंबरशिप भी देंगे, ट्रेनिंग भी करवाएंगे। सो एक 50 आवर्स की एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है। आजकल लकीली वो ऑनलाइन हो रही है टोटल। सो ऑनलाइन बैच मिल जाती है, 8 दिन की बैचेस रहती है, सुबह से शाम तक बैचेस चलती हैं। एक टाइम टू टाइम RVO बैचेस अनाउंस कर रहा है। 50 आवर्स की जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाए, ये जो 3rd स्टेप लिखा हुआ है, उसके बाद आप कभी भी वैल्यूएशन एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। वैल्यूएशन एग्जामिनेशन के लिए एनरोलमेंट होगा वो NISM के पोर्टल से। सो NISM के पोर्टल पर जाएं, वहां वैल्यूएशन एग्जाम का एनरोलमेंट आता है, आप उसको फिल कर दें और कोई भी एग्जाम की डेट ले लें। आपकी सिटी में या आपकी पास की सिटी में उस NISM का सेंटर होना चाहिए। डेट और टाइम अपनी इच्छा से आप वहां सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वैल्यूएशन एग्जाम दे दें ऑनलाइन जाकर। उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। 50 आवर्स की ट्रेनिंग में हमें पूरा सिलेबस का ओवरव्यू ही पढ़ाया जाता है। ये ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशनल ट्रेनिंग है, इसीलिए एजुकेशनल कोर्स ही लिखा हुआ है मैंने। तो ओवरऑल पता चल जाता है 50 आवर्स की ट्रेनिंग में कि एग्जैक्टली कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। और सिलेबस बहुत वास्ट है। 100 नंबर का एग्जाम है, उसमें सेबी के सारी गाइडलाइंस है, फेमा है, इकोनॉमिक्स है, जमाने भर की सारे लॉज हैं, कंपनीज एक्ट है, फाइनेंस है, और उसके बाद फिर फाइनली वैल्यूएशन से रिलेटेड जितना भी हो सकता है, वैल्यूएशन, अलग अलग केसेस के वैल्यूएशन, अलग अलग वैल्यूएशन की थ्योरीज, सब कुछ है। तो बहुत वास्ट सिलेबस है। 100 मार्क्स का एग्जाम, और एग्जाम होता है 2 घंटे का। पूरा एग्जाम होगा MCQ बेस्ड with 25% negative marking. I think, and the passing marks are not 50, not 40, it is 60. So 60 marks lane with 25% negative marking. Once you clear it, आप RVO के थ्रू अप्लाई करोगे IBBI को। आपके RVO में आप अप्लाई करेंगे, मुझे फाइनली मेंबरशिप चाहिए। IBBI तक एप्लीकेशन जाएगी, उसके बाद आपकी IBBI की मेंबरशिप आएगी। उसके बाद ICAI RVO एक दिन की CPE ट्रेनिंग, आपकी COP ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की ट्रेनिंग और करवाएगा कि कैसे काम करना, क्या करना। और उसके बाद आप यू आर ऑल सेट टू गो फॉर द वैल्यूएशन प्रैक्टिस। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की COP रखते हुए आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर की COP रख सकते हैं। एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन इज नॉट द सेपरेट प्रोफेशन। CA के साथ रख सकते हो, जिस दिन ये सेपरेट बन जाएगा उस दिन इसका लॉ प्रपोज्ड है पार्लियामेंट में, बिल टेबल्ड है पार्लियामेंट में, क्या पता कब आएगा। अगर ये आया, जब भी आया, जो कि आएगा, तो RV बनने के लिए एक एग्जाम नहीं देना होगा। RV बनने के लिए वही फाउंडेशन, इंटर, ट्रेनिंग और फाइनल करना होगा। जिन लोगों ने अभी ले ली है मेंबरशिप, वो अपने आप उसके मेंबर कहलाएंगे, पर उसके बाद आप एक ही COP रख पाएंगे, या तो CA की या RV की, बट अभी आप दोनों कैरी कर सकते हैं। That's all on my part. Thank you so much, Divya ma'am and Chairman CIRC and Ankush Bhai, Rizra, for this opportunity, and all the participants for the patience listening. It's my pleasure to interact with all of you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, sir, for such a wonderful session. आपने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में और इजी टू अंडरस्टैंड वे में एक्सप्लेन किया हर सेक्शन को, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट के विद एग्जांपल्स। सही में आपने कहा ना CA फाइनल की क्लासेस, तो मुझे CA फाइनल की क्लासेस याद आ गई। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सेशन कि आराम से आप उसको समझ सकेंगे, तो वो था। और आपने यही बताया कि एक नई अपॉर्चुनिटी है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो सकते हैं। एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से हटके ये एरिया है जो करना चाहें। और मुझे ये अगर पार्टिसिपेंट्स की क्वेरी है, बस आपकी PPT की बहुत डिमांड है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अंकुर सर के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सर We'll जो है definitely share with पार्टिसिपेंट्स you. को सारा वो Yes. कर देंगे, बिकॉज ये PPT इज ऑन वेरी हाई डिमांड। So thank you so much for No, such a no beautiful problem. and insightful session. And I'm Thank you so also much. thankful to all the attendees, all the participants जिन्होंने सेशन को बिल्कुल इंटरैक्टिव रखा और इस वेबिनार को और वैल्यूबल बनाया with their valuable questions. And thanks to the organizers. Special thanks to C. Ankur Kumar Gupta sir, Chairman CIRC, for giving us this opportunity. और इस तरह के और webinars होते रहें आगे भी, so that we can ये लर्निंग हमारी ऐसे एरियाज में भी, जैसे सर ने कहा बड़ी ब्रांचेस हैं तो वहाँ तो सारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, लेकिन जहाँ ब्रांचेस नहीं है वहाँ पे भी ये इनपुट पहुँचे, तो जो हमारे मेंबर्स हैं हर पिन पे हैं तो उसका बेनिफिट मिले। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है सर की। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि उनके गाइडेंस और सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पा रहा है। एंड टू द एंटायर टीम ऑफ CIRC, सो वी आर रियली थैंकफुल। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू आवर टेक्निकल टीम, जिनकी वजह से या जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रही है, थोड़ा बहुत इंटरप्शन होता है and they manage it very soon. So I'm also very much thankful to them. So thank you all of you. Thanks a lot.
एंड वी होप कि फ्यूचर में ऐसे और वैल्यूएबल वेबिनार्स और सेशंस होते रहेंगे एंड वी कीप लर्निंग फॉर देम. So thank you each one of you. Thank you so Thank you much. for the participants. Thank you so much. Thank you.